सबसे पहले देख लेते हैं सस्टेन्ड ऑसिलेशन। सस्टेन्ड ऑसिलेशन, ठीक है। सस्टेन्ड ऑसिलेशन क्या होता है एक बार बताता हूँ मैं। ये हम लोग ने ऑलरेडी कर लिया। सस्टेन्ड ऑसिलेशन मतलब क्या? अ, मैं सबसे पहले आप लोग के सामने इसका इक्वेशन लिख देता हूँ। क्या है इक्वेशन? ये उसका ग्राफ है ऐसा। ये सस्टेन्ड ऑसिलेशन होता है अपना। अगर मैं तुम लोग को इसका डिफरेंशियल इक्वेशन पूछूं, डिफरेंशियल इक्वेशन, तो तुम लोग को एक चीज तो याद होगी, d2x अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स। और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? याद है हम लोग को? ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? के अपॉन एम। एम के अपॉन एम, ये वैल्यू होती है, ठीक है। और साथ में एक एक्स भी आता है, साथ में एक एक्स भी आता है, इज इक्वल टू 0। ये चीज मैंने आप लोग को ऑलरेडी पढ़ा दिया है, तो इतना तो आना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। अभी और छोटा लिखने की कोशिश करते हैं। अभी तुम लोग ने एक और चीज बता दिया मुझे कि यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती है? के बाय एम आती है। ये मुझे समझ में आ गया है। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है मुझे। फिर और क्या बोल रहा हूँ मैं, लेट मी रिमाइंड माई सेल्फ। ओमेगा लिखा, इक्वेशन लिखा। फिर इसके बाद ये जो इक्वेशन आया है, ये इक्वेशन आया है, ये इक्वेशन कहाँ से आया होगा? सोच के देखो, ये इक्वेशन कहाँ से आया होगा? इस इक्वेशन से आया है ना, रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स। एक्स का नाम क्या है? एक्स का नाम क्या है बताओ? डिस्प्लेसमेंट। ओके, एक्स का नाम डिस्प्लेसमेंट है, ये भी मुझे मालूम है। क्या मुझे एक्स का इक्वेशन भी मालूम है? एक्स का इक्वेशन भी मालूम है, जनरल इक्वेशन। क्या मुझे एक्स का जनरल इक्वेशन मालूम है? यस। ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। वैसे ये जो फॉर्मूला लिख रहे हैं हम लोग, ये जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। ये सब मुझे आना चाहिए। और ये जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ, ये सब सस्टेन्ड ऑसिलेशन की बातें कर रहा हूँ मैं। या तो आप स्प्रिंग ले लेते हो ऐसे, या तो आप स्प्रिंग ले लेते हो ऐसे। स्प्रिंग के नीचे क्या लगाने वाले हो आप लोग? ये ब्लॉक है। ये स्प्रिंग क्या होगा, कभी नीचे जाएगा, कभी ऊपर जाएगा। इसी को ऑसिलेशन या एसएचएम बोलते हैं। अब बात करने वाला हूँ मैं डैम्प्ड ऑसिलेशन की। यहाँ पे मैं अभी डैम्प्ड ऑसिलेशन की बात करने वाला हूँ। डैम्प्ड ऑसिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग डैम्प्ड ऑसिलेशन। ये डैम्पिंग का मतलब क्या होता है? डैम्प्ड ऑसिलेशन मतलब, या फिर मैं डैम्पिंग वर्ड लिख लेता हूँ। डैम्पिंग मतलब क्या? डैम्पिंग का मतलब होता है डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड। क्या वर्ड बोल रहा हूँ मैं? डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड। यहाँ पे एम्पलीट्यूड आपका डिक्रीज होने वाला है। एम्पलीट्यूड आपका डिक्रीज होने वाला है। एम्पलीट्यूड आपका होगा यहाँ पे डिक्रीज। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये पेंडुलम बनाऊं मैं यहाँ पे तुम लोग के सामने ऐसे, ये एक पेंडुलम है, ये एक पेंडुलम है। आप लोग ने इसको ऐसे पुश किया, आपको मालूम है ये कभी ऐसे जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर ऐसे जाएगा, और फिर वापस आएगा। इतना तो मुझे समझ में आता है। पर ये कितने टाइम तक अपने नॉर्मल एटमॉस्फेयर में ऐसे कर सकता है? ये कितने टाइम तक अपने नॉर्मल एटमॉस्फेयर में से कर सकता है? इन्फिनिटी टाइम तक कर सकता है कि फाइनाइट टाइम तक कर सकता है? इन्फिनिटी टाइम तक कर सकता है कि इनफाइनाइट टाइम तक कर सकता, मतलब फाइनाइट टाइम तक कर सकता है? एक फिक्स टाइम फाइनाइट। होगा, फाइनाइट टाइम तक कर सकता है, उसके बाद तो रुक जाएगा ना ये। उसके बाद तो ये रुक जाएगा। रुक जाएगा मतलब सपोज करो, अगर एक बार इसका मतलब पाथ लेंथ था, पाथ लेंथ, ये पाथ लेंथ इतने पाथ पे चल रहा है। पहले अगर इतना पाथ लेंथ था, तो नेक्स्ट टाइम इसका पाथ लेंथ डिक्रीज हो जाएगा कि इंक्रीज हो जाएगा, या फिर सेम रहेगा? डिक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज या सेम डिक्रीज हो रहेगा? जाएगा। डिक्रीज हो जाएगा। तो मैं बोलता हूँ हो सकता है इसके बाद ये इतना हो जाए, उसके बाद ये शायद से इतना हो जाए, उसके बाद शायद से इतना हो जाए, और फाइनली वो रुक जाए। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है। तो वो डैम्पिंग ऑसिलेशन होता है, याद रखना है, मतलब डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड वाला ऑसिलेशन। ये जो मैंने बनाया है, यहाँ पे लिखा है हम लोग ने एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ये जो भी बनाया है मैंने, ये जो आपको वेव दिखाई दे रही है, ये सस्टेन्ड ऑसिलेशन है। मतलब आप ये ले लो, ये स्प्रिंग वाला सिस्टम ले लो, या फिर ये पेंडुलम वाला सिस्टम लो। ये सब सिस्टम में ट्राई करूंगा वैक्यूम में एक्सपेरिमेंट करने का। कहाँ करने का? वैक्यूम में। वैक्यूम में एक बार आप इसको पुश दे दोगे ना ऐसे, वैक्यूम में एक बार आपने इसको पुश दे दिया, ये खुश हो जाएगा। फिर उसके बाद अभी ये कभी भी रुकने वाला नहीं है वैक्यूम में, क्योंकि रोकने वाला कोई है ही नहीं। क्योंकि वैक्यूम का मतलब क्या होता है सिंपल भाषा में?
वैक्यूम का मतलब क्या होता है? नो एयर, एयर है ही नहीं, रेजिस्टेंस नहीं है। अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो आपका पेंडुलम रुकने वाला नहीं है, ठीक है, रुकने वाला नहीं है। पर अगर आपका पेंडुलम रुक जाए, आपका पेंडुलम अब यहाँ पे रुक जाएगा, तो पेंडुलम अगर रुक जाएगा, ओके वेरी नाइस लोकेश शेट्टी, बहुत जल्दी सीख रहे हो आप। अगर आपका पेंडुलम रुक जाएगा तो इसका ग्राफ कैसे आएगा, ग्राफ भी समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है, ग्राफ देख लेते हैं इसका। हाँ ग्राफ देखते हैं, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ ग्राफ बनना चाहिए, मैं ट्राई कर रहा हूँ। ऐसे ही ग्राफ बनाएंगे हम लोग, ध्यान से देख लो, येलो बनाओ, ग्रीन बनाओ, ब्लू बनाओ, ब्लू बनाए। पहले तो ये इतना मस्त में इतना आपको दिखाई देगा, वेरी नाइस, ये इतना ये ऐसे तुम लोग ने जो वेव बना के मुझे भेजा है, तुम लोग ने मुझे ऐसे वेव बना के भेजा है, देखो तुम लोग ने सही बनाया। देखो अगर मैं एक वेव ऐसे बनाऊं और एक वेव ऐसे बनाऊं, ये दोनों सेम वेव है कि अलग अलग है? दोनों सेम वेव है कि अलग अलग है? अलग अलग। तो तुम लोग को मतलब सेम उतना, है। तो तुम लोग जो वेव बना के भेज रहे हो मुझे, जो तुम लोग मुझे वेव बना के भेज रहे हो, वो मुझे ऐसे वेव क्यों भेज रहे हो, जबकि वो स्मूथ कर्व होना चाहिए। ये यहाँ पे तुम लोग एज, यहाँ पे ऐसे शार्प एज वाली वेव भेज रहे हो। मतलब तुम लोग को अगर बनाना है तो तुम लोग अच्छे से प्यार से बनाओ ना, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक पॉइंट है, तो कर्व बनाओ ना, ऐसे कर्व। तुम लोग ऐसे पूरा ट्राइंगल बना के क्यों भेज रहे हो, मुझे समझ में आ रहा नहीं है। वेव मतलब क्या, वेव वेव क्या होता है भाई, वेव क्या होता है? तुम लोग समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं, पल्ले पड़ रहा है? यस सर। अच्छा अभी मैंने यहाँ पे जो ग्राफ बना है, इस ग्राफ को समझने की कोशिश कर लेते हैं हम लोग। वैसे ये जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है ना, ये प्लस ए होता है हमारा, और मतलब ये पॉजिटिव एम्पलीट्यूड और ये नेगेटिव एम्पलीट्यूड। अच्छा देखो, एक वेव के बाद ना, एक वेव के बाद एम्पलीट्यूड डिक्रीज हुआ कि नहीं हुआ, ये देखो, एम्पलीट्यूड डिक्रीज, फिर एम्पलीट्यूड और डिक्रीज। वैसे टाइम के साथ और डिक्रीज होता है, अभी मुझे जम नहीं रहा है बनाने, पर ये टाइम के साथ धीरे 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 ना छोटा 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 होगा, और एक टाइम के बाद यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो एक चीज तो मुझे समझ में आ गई, एक चीज तो मुझे यहाँ पे समझ में आ गई, आपका जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड, आपका जो एम्पलीट्यूड है डिक्रीज हो रहा है, और ये ऐसे डायरेक्ट डिक्रीज नहीं हो रहा है, ये ऐसे डायरेक्ट डिक्रीज नहीं हो रहा है, इसको मैं बोलता हूँ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। क्या वर्ड बोला मैंने, क्या वर्ड बोला मैंने, कैसे डिक्रीज हो रहा है? एक्सपोनेंशियल डिक्रीज। एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है, ठीक है। अब अगर ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है तो इसका इक्वेशन भी अलग आता है, ठीक है, इसका इक्वेशन भी अलग आता है, अभी वही सीखना है मुझे। हमारी बुक में जो डैम्प्ड ऑसिलेशन है, अब मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। क्या ये बात मुझे समझ में आ गई है, क्या ये बात मुझे समझ में आ गई है? आगे बढ़ा जाए, डैम्प्ड ऑसिलेशन को आगे बढ़ाया जाए। देखो डैम्प्ड ऑसिलेशन को ही आगे बढ़ा रहा हूँ मैं, फिर से बता दूं, डैम्प्ड ऑसिलेशन को आगे बढ़ा रहा हूँ, इसका छोटू सा प्यारा सा एक डेरिवेशन है, उसको समझना है मुझे, ठीक है। तो उसको अब मैं आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देख लो। अगर ये एग्जाम में आ गया तो आ सकता है एग्जाम में, चांसेस तो है, देखते हैं, आ गया तो तुम लोग की चांदी। डैम्प्ड ऑसिलेशन ये लास्ट टॉपिक है हमारी बुक का, इसके बाद हम लोग जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे न्यूमेरिकल वाला पार्ट, ठीक है। डैम्प्ड ऑसिलेशन पढ़ रहे हैं अभी मुझे, डैम्प्ड ऑसिलेशन की शुरुआत कैसे करेंगे, सबसे पहले बनाएंगे एक प्यारा सा सुंदर सा डायग्राम, सुंदर सा डायग्राम बना लेते हैं। देखो अ, फिर से मैंने एक यहाँ पे रिजिड सपोर्ट लिया, ठीक है। रिजिड सपोर्ट के बाद मुझे यहाँ पे एक स्प्रिंग लेनी है, ये अपनी स्प्रिंग हो गई, बहुत अच्छा बना भाई। ये हम लोगों को एक स्प्रिंग लेनी है, स्प्रिंग से मैंने एक, सपोज करो, एक ब्लॉक अटैच किया है, ठीक है। पर ये पूरे सिस्टम को इस बार मैंने अ, 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 ये पूरे सिस्टम को मैंने कहाँ रखा है, कहाँ रखा है, पूरे सिस्टम को मैंने कहाँ रखा है, पूरे सिस्टम को मैंने कहाँ रखा है, देख लो भाई कहाँ रखा है। वैक्यूम में। वैक्यूम में रखा है, वेरी गुड वेरी गुड, वैक्यूम में नहीं रखा है एक्चुअली, वैक्यूम में नहीं रखा है बच्चों, नहीं रखा है वैक्यूम में, गलत गलत सोच रहे हो तुम लोग। चलो आज ब्लू है, पानी पानी करते हैं, समझ गया क्या कहाँ रखा है? पानी में। पानी में। पानी, पानी में रखा है, तो पूरे सिस्टम को मैंने पानी में रखा है। अब पानी में रखने से फायदा ये होगा, जब आप क्या करोगे ना, ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक ब्लॉक को नीचे खींचोगे,
नीचे खींचने के बाद ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा और फाइनली रुक जाएगा। तो ये कौन सा ऑसिलेशन हो गया? कौन सा ऑसिलेशन हो गया? ये कौन सा ऑसिलेशन हो गया? डैम्प्ड ऑसिलेशन हो गया। ठीक है, मतलब ये एक टाइम के बाद रुक जाएगा। सबसे पहली बात, क्योंकि यहाँ पे एक स्प्रिंग है तो स्प्रिंग कांस्टेंट किससे दिखाते हैं? के से दिखाते हैं ना, के से। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर आप इसको नीचे पुल करोगे तो ये ऊपर जाएगा, क्योंकि स्प्रिंग में क्या है? स्प्रिंग फोर्स होता है। तो स्प्रिंग फोर्स है तो एक रिस्टोरिंग फोर्स तो इसमें है ही है, एक इसमें रिस्टोरिंग फोर्स तो है ही है। क्या है रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला? माइनस के एक्स। क्या मुझे ये चीज आती है? क्या मुझे ये चीज आती है? यस। हाँ सर। अब यहाँ पे साइंटिस्ट लोग क्या बोलते हैं कि स्प्रिंग इसको अपने ओरिजिनल पोजीशन पे लाने की कोशिश करता है, और ये पानी जो है, पानी इसको स्लो करने की कोशिश करता है। पानी इसको स्लो कर रहा है, इसका मतलब पानी इसकी स्पीड बढ़ा रहा है कि घटा रहा है? पानी इसकी स्पीड बढ़ा रहा है कि घटा रहा है? कम कर रहा है, बढ़ा रहा है? कम कर रहा है। कम कर रहा है। तो यहाँ पे ये लोगों ने इस फोर्स को डैम्पिंग फोर्स नाम दिया है। इस फोर्स को क्या नाम दिया है? एफ डी। ये डैम्पिंग फोर्स किसके बराबर है? फिर से ये जैसे यहाँ पे कांस्टेंट के है, वैसे यहाँ पे कांस्टेंट बी आएगा। और जैसे ये जो स्प्रिंग फोर्स है या फिर ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है, वैसे डैम्पिंग फोर्स वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। ये चीज याद रखेंगे हम लोग। मतलब डैम्पिंग फोर्स किससे रिलेटेड है? वेलोसिटी से है। रिस्टोरिंग फोर्स किससे रिलेटेड है? डिस्प्लेसमेंट से है। इसका मतलब इस ब्लॉक पे कितने फोर्स लग रहे हैं? इस ब्लॉक पे कितने फोर्स लग रहे हैं? दो फोर्स लग रहे हैं, फोर्स नंबर 1, फोर्स नंबर 2। तो जो टोटल फोर्स लग रहा होगा किसके बराबर होगा? एफ आर प्लस एफ डी के बराबर होगा। एफ आर प्लस एफ डी के बराबर होगा। ठीक है, एफ आर की वैल्यू बताओ। एफ आर की वैल्यू बता दो। एफ आर की वैल्यू क्या दिखती है? माइनस के एक्स लिखो, चलेगा क्या? प्लस एफ डी की वैल्यू क्या दिख रही है? अच्छा, इसको मैं प्लस माइनस, अपने को मालूम है माइनस होने वाला है, तो यहाँ पे मैं माइनस ही लिख लेता हूँ, माइनस बीवी। और ये एफ की वैल्यू क्या लिखूं? ये कौन सा एफ है सर जी? ये कौन सा एफ है? शायद से ये वो एफ है जिस फोर्स की वजह से आपने क्या किया, इसको नीचे पुल किया, तो पुलिंग फोर्स है ये। और शायद से ये आपका एक्सटर्नल फोर्स भी है, तो मैं ये एक्सटर्नल लिख दूंगा तो भी रॉन्ग नहीं है। तो ये एक्सटर्नल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, सिंपल। मास इनटू एक्सेलरेशन। और ये के एक्स में जो एक्स है, मुझे वो एक्स नजर नहीं आ रहा है, तो इसको मैं रब करके अब लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे एक्स। एक्स लिख लेता हूँ, नहीं तो तुम लोग बोलोगे मुझे नहीं आता है। अब एम ए, एम को वैसे ही रखो, एक काम करो, ए की जगह पे मुझे डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिखना है, डी टू एक्स अपॉन, फिर से एक्स को अच्छे से नहीं लिखा मैंने, वेरी नाइस, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस बी। क्या मैं वेलोसिटी को डीवी बाई डी टी लिख सकता हूँ? क्या इतना समझ में आता है मुझे? क्या मैं वेलोसिटी को डीवी बाई डी टी लिख सकता हूँ? क्या मैं वेलोसिटी को डीवी बाई डी टी लिख सकता नो हूँ? यस सर। और नो? नो सर? dx by dt. dx by dt। यस सर। AX हाँ by सर। मतलब तुम लोग ध्यान दे रहे हो, वेरी नाइस। चलो, तो इसको मैं लिख लेता हूँ डी एक्स अपॉन डी टी। ओहो, क्या कर दिया मैंने? तो लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे मैंने v को लिखा डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, डी एक्स अपॉन डी टी लिख लिया। डी एक्स अपॉन डी टी लिखने के बाद अब क्या करना होगा मुझे? एक काम करो, हर टर्म को m से डिवाइड कर दो। जैसे LHS में अगर m से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे बचने क्या वाला है? डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से m को डिवाइड कर दिया ना, तो m चले गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा? माइनस के बाय एम इंटू एक्स। और यहाँ क्या बचने वाला है? माइनस बी बाय एम इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। अब जितने भी माइनस टर्म है वो सब लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओ, तो फाइनली जो आंसर आएगा वो देख लेते हैं कितना आने वाला है। फाइनल आंसर कितना आने वाला है? फाइनल आंसर कुछ ऐसा दिखाई देगा मुझे, देखो, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, माइनस के बदले प्लस लिख दो क्या? प्लस के बाय एम इंटू एक्स प्लस बी बाय एम इंटू डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0। क्या ये चीजें मुझे समझ में आती है? यस। हाँ yes sir. सर। Yes ये जो sir. इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है फॉर डैम्पिंग ऑसिलेशन या डैम्प्ड ऑसिलेशन। फिर से बोलता हूँ, इसको बोला मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन
फॉर डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्पिंग का क्या मतलब बताया मैंने? डैम्प्ड डैम्प्ड ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन। एक चीज सोचते हैं यहाँ पे, एक चीज सोचते हैं, अगर डैम्पिंग फोर्स नहीं होगा, डैम्प्ड ऑसिलेशन, ठीक है, अगर डैम्पिंग फोर्स नहीं होगा, कहाँ है हमारा डैम्पिंग फोर्स? कहाँ है हमारा डैम्पिंग फोर्स? डैम्पिंग फोर्स है अपना ये, मतलब अगर ये डैम्पिंग वाला चीज नहीं हुआ तो ऑब्वियसली ये इक्वेशन तो पहले जैसा ही बन जाएगा ना। मतलब यहाँ से पानी हटा दो, अगर ये क्या है एक्चुअली, वाटर है ना, ये क्या एक्चुअली वाटर है। अगर ये वाटर है, ठीक है, अगर ये वाटर है, वाटर ही हटा दूं तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म भी क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, और फिर से जो बचा हुआ इक्वेशन है वो लीनियर एसएचएम वाला इक्वेशन बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? यस, यस सर। यस सर। सबको क्लियर है? यस, हाँ सर। ठीक है। तो हाँ ये सर। हमारा डैम्प्ड ऑसिलेशन के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन निकाला मैंने। इसके बाद मैं बताऊंगा आप लोगों को, देखो देखो कंपेयर करके ये आंसर आएगा, तो देखो कंपेयर करके ट्राई करते हैं हम लोग आंसर निकालने की। इसको सेव कर लेता हूँ, बाद में फिर इसका मैं आपको वो भेज दूंगा। चाहिए क्या इसका फोटो वोटो चाहिए तुम लोगों को? हाँ यस सर। हाँ सर। चलो को भेज दूंगा मैं, पहले एक सेकेंड। यहाँ पे कंपेयर करके मैं आंसर निकालने की कोशिश करता हूँ तो वो थोड़ा सा इजी हो जाता है। देखो ट्राई करते ही, जैसे सबसे पहले मुझे बताओ एक्स का फॉर्मूला। एक्स का फॉर्मूला क्या बताया था तुम लोग मुझे? ए साइन ओमेगा ओमेगा टी प्लस टी एल। प्लस एल्फा। ये सबको याद हो गया है क्या? क्या ये सबको याद हो गया है? हाँ बोलेंगे तो हाँ आगे सर। बढ़ेंगे। अब देखो, ये तो मैंने तुम लोग हाँ को सर। सस्टेन्ड ऑसिलेशन बताया, इसको सस्टेन्ड ऑसिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सस्टेन्ड ऑसिलेशन बोलते हैं इसको। ये वाला मुझे पता होना चाहिए, तब जाके मुझे कंपेयर करके आंसर निकालना है, क्योंकि ये लोगों ने आपकी बुक में डेरिवेशन नहीं दिया, बोला कि निकाल लो बस, तो निकाल लेते। देखो क्या है, इसमें एम्पलीट्यूड तो ए है, पर इस वाले एक्स में एम्पलीट्यूड ए नहीं आएगा। इग्नोर करो यार इसको, तुम डेली दोहराते रहता है। इसमें एम्पलीट्यूड देखो क्या लिखने वाला, मैं ध्यान से देखना, ए तो लिखूंगा ही लिखूंगा, थोड़ा मैं साइन ओमेगा टी, ओमेगा तो इसमें ओमेगा है नहीं। अब अच्छा एक बात बताओ, थोड़ा मैं प्रीवियस पेजेस पे जाता हूं, मैं प्रीवियस पेजेस है अपना ये, इसका एम्पलीट्यूड अगर ओमेगा है तो क्या इसका एम्पलीट्यूड भी ओमेगा होगा कि कुछ अलग होगा? इसका एम्पलीट्यूड अगर ओमेगा है तो क्या इसका एम्पलीट्यूड भी ओमेगा ही होगा कि कुछ अलग होगा? ओमेगा मतलब होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ऑब्वियसली इसकी फ्रीक्वेंसी सेकंड वाले की फ्रीक्वेंसी फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी से अलग होगी, क्योंकि ये तो कंटिन्यूअस वेव है, ये कंटिन्यूअस वेव है। ये कंटिन्यूअस नहीं है भाई, एक टाइम के बाद ये तो रुक जाएगा, ये जीरो होने वाला है, खत्म होने वाला है ये। इसलिए इसको मैं ओमेगा डैश बोलूंगा। क्या बोलने वाला हूं मैं? ओमेगा डैश बोलने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ओमेगा डैश लिखूंगा, टी प्लस एल्फा ये लिखने वाला हूँ मैं। पर अभी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा खाली स्पेस छोड़ा है, अभी खाली स्पेस की जगह पे क्या लिखूं मैं? मतलब एक चीज समझने का फिर से ट्राई करते हैं, देखो एक चीज समझने का फिर से ट्राई करते हैं। यहाँ पे हर जगह पे एक्चुअली ना एम्पलीट्यूड जो होगा ना, एम्पलीट्यूड ये जो वर्टिकल हाइट है हर जगह पे सेम आएगा, कांस्टेंट है। पर क्या यहाँ पे एम्पलीट्यूड हर जगह पे सेम है कि हर जगह पे डिक्रीज हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है। और एक वर्ड बोला था मैंने, ये जो एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता है कैसे होता है? एक्सपोन एक्सपोनेंशियली डिक्रीज। ओके, तो एक्सपोनेंशियली ये होने वाला है डिक्रीमेंट। तो जो डिक्रीमेंट होने वाला है वो एक्सपोनेंशियली होने वाला है। इसीलिए यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे जो टर्म आएगा वो ई का पावर समथिंग आएगा। क्या बोला मैंने? ई का पावर समथिंग आएगा। ये चीज देखो, तुम लोग को याद करनी पड़ेगी, ये चीज तुम लोग को याद करनी पड़ेगी, कितना आएगा वो पावर, ठीक है। तो उसको याद कर लेते हैं हम लोग। ई होता है ई रेस टू माइनस बी टी बाई 2m। इसका जो डेरिवेशन है ना, ये डिग्री कॉलेज में होता है, फर्स्ट ईयर में आपको डेरिवेशन भी मिल जाएगा मस्त में प्यारा सा। पर इन लोगों ने डेरिवेशन नहीं दिया है, तो अपने को इसको याद करना है। इस चीज को मैं वापस से लिख लेता हूँ, अच्छे से एक बार देख लो। इसको मैं वापस से लिखने वाला हूँ, अब अच्छे से देख, आई होप तुम लोग ने देख लिया इसको। वापस से इसको अच्छे से लिख लेते हैं, सिर्फ कंपेयर करके ही आंसर निकालना है मुझे, ठीक है। तो क्या इक्वेशन क्या है? इक्वेशन क्या लिखा था मैंने, इसको थोड़ा और बड़े में लिख लेता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना ये। x इज इक्वल टू ए ए रेस टू माइनस बी टी अपॉन 2m, 2m। ये ठीक है। और क्या बचा यहाँ पे? साइन साइन ओमेगा डैश टी प्लस एल्फा, ये याद रखना है हम लोगों को। अच्छा अगर किसी ने पूछा इसमें एम्पलीट्यूड सिर्फ ए है कि ये टोटल है, तो क्या बताओगे? ए है या टोटल है? ए है या टोटल है, तो आंसर क्या बताओगे?
ये टोटल ए और ई रेस टू जो पूरा टर्म है ना, ये पूरा अपना एम्पलीट्यूड है। सेकंड देखो, सेकंड सेकंड अभी तुम लोग ने मुझे बताया था कि यहाँ पे के का वैल्यू कितना होता है। अरे के का वैल्यू नहीं पूछना है मुझे, सॉरी, के का वैल्यू नहीं पूछना है मुझे, तुम लोग को ओमेगा का वैल्यू पूछना है। ओमेगा का वैल्यू कितना होता है? ओमेगा होता है स्क्वायर रूट ऑफ K/M. ए बाय एम। यहाँ पे ओमेगा तो नहीं है सर जी, यहाँ पे तो ओमेगा डैश है। इसका फॉर्मूला क्या आएगा? पहला टर्म सेम है, पहला टर्म सेम है, के बाय एम ही आएगा। बस इस बार मुझे कुछ माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा? जो ये माइनस, जो ये टी लिखा है ना, टी, टी का कोएफिशिएंट कितना है? ई के पावर में टी का कोएफिशिएंट कितना है? ई के पावर में टी का कोएफिशिएंट कितना है? ई के पावर में टी का कोएफिशिएंट कितना है? माइनस बी बाय टू एम ना, तो माइनस तो बाहर लिख लिया, वैसे खाली बी बाय टू एम का, बी बाय टू एम स्क्वायर करना है इसमें, बी बाय टू एम का स्क्वायर करना है। इतना, ये चीजें याद रखनी है तुम लोगों को। ये सिर्फ कंपेयर करके मैंने तुम लोग को सिखाया, बुक में भी वही दिया है, तो वही करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। एक लास्ट चीज बता देता हूँ, लास्ट चीज, लास्ट चीज क्या है, यहाँ पे टोटल एनर्जी का फॉर्मूला मुझे कोई बता दो। यहाँ पे टोटल एनर्जी का फॉर्मूला मुझे कोई बता दो, जल्दी जल्दी। क्या आता है? हाफ के ए स्क्वायर। हाफ के ए स्क्वायर, हाफ के ए स्क्वायर, ठीक है, वेरी गुड। अब इसकी बात कर लेते हैं, पर इसमें क्या आएगा टोटल एनर्जी? क्या इसमें टोटल एनर्जी बदल जाएगी? यस, बदल जाएगी। देखो हाफ तो हाफ ही रहेगा, ठीक है, के तो के रहेगा, पर एक ही बात करते हैं, एम्पलीट्यूड। इधर एम्पलीट्यूड क्या है देखो, क्या इधर मैं एम्पलीट्यूड देख सकता हूँ? ये देखो, क्या मुझे एम्पलीट्यूड दिखाई देता है? यस, ये पूरे एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करना है, ये पूरे एम्पलीट्यूड का क्या करना है? स्क्वायर करना है। तो ए का स्क्वायर करोगे ना, ए का स्क्वायर करोगे तो ए ही आएगा, ए का स्क्वायर करोगे तो ए ही आएगा, मतलब ए का स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर ही आएगा। पर अभी मुझे ना तुम लोग बताओ, देखो ध्यान से देखना, इधर साइड में बताता हूँ। ई रेस टू माइनस टू, सॉरी माइनस टू नहीं है, ई रेस टू माइनस बी टी अपॉन टू एम है, और इसका पावर टू है, क्योंकि स्क्वायर करना है ना, स्क्वायर करना है। तो इतना याद रखना आप लोग कि पावर और पावर का मल्टीप्लाई होता है, ये टू और ये टू घर जाएंगे, माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा, ऐसा गलती से भी दिमाग मत लगाना। पावर पावर का मल्टीप्लाई था, टू टू चले जाएगा, तो खाली ई का पावर कितना बचेगा यहाँ पे? ई का पावर कितना बच रहा है? माइनस बी टी बाय एम, माइनस बी टी बाय एम बच रहा है। क्या इतनी बातें क्लियर है? क्या इतनी बातें क्लियर है? कैसे टोटल एनर्जी निकाला? यस और नो, यस और नो। यहाँ पे पावर और पावर मल्टीप्लाई होते हैं, स्क्वायर मत करते बैठना, माइनस का प्लस हो जाएगा, ऐसे दिमाग मत लगाना तुम लोग, ठीक है। इतना क्लियर है? यस, हाँ, कुछ तो बोल दो, Yes, sir. आगे बढ़ा जाए, यस आगे बढ़ा जाए। Yes, sir. चलो ठीक है, यहाँ पे तुम लोगों का पूरा चैप्टर, कंप्लीट चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, ठीक है। अब जो बचे हुए न्यूमेरिकल्स है उसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं। करें क्या? न्यूमेरिकल्स करना है, न्यूमेरिकल्स करना है, करना है। यस सर। चलो ठीक है, शुरुआत करते हैं। देखो मैं तुम लोग को पेज नंबर बता देता हूँ, पेज नंबर 129 पे आपका न्यूमेरिकल चालू होता है क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग ने कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 9 कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 10 करोगे आप लोग होमवर्क, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ये होमवर्क कर रहे हैं आप लोग को, एक क्वेश्चन तो होमवर्क कर लो। 11वां मतलब क्वेश्चन नंबर 11 कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 12। सर सर सुन रहा आवाज हूँ, नहीं आ रही। सर ओके बोलो, हेलो हेलो हेलो, 1 2 3 माइक टेस्टिंग। आप प्लीज एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए ना। हाँ सर। सर क्या, क्या रिपीट करना है? रिपीट कर दीजिए ना प्लीज, नेटवर्क इशू हो गया था, लेफ्ट हो गई। वेरी नाइस, आप जब भी वेरी बोल नाइस, रहे थे वेरी थोड़ा दो नाइस, तीन मिनट पहले। वेरी नाइस, वेरी सर नाइस। अब पता है आप कब से ही बोल रहे हो, लेकिन फिर भी। एक्चुअली मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बाद में वीडियो देख सर लोगे क्या? रिपीट रिपीट कर दूं? ओके सर। रिपीट करो सर, नहीं आवाज सर, नहीं आ ओके रही। ठीक है, चलेगा। वीडियो देख लोगे? वीडियो देख लोगे? वीडियो में अभी अपलोड कर दूंगा लेक्चर के हाँ एक दो सर। घंटे बाद। ओके देख लेना, ठीक है। इन केस अगर ओके कुछ सर। प्रॉब्लम है तो फिर से पूछ लेना तुम लोग। वापस से न्यूमेरिकल पे आते हैं हम लोग। न्यूमेरिकल ओके का सर। वैल्यू देखो, 11th वाला करा दिया है, 12th वाला करा दिया है। क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करेंगे हम लोग 13 से, क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करने वाले हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13, क्या आप लोग के सामने आप लोग की बुक है? यस, क्या बुक रखा है आप लोग ने आपके सामने? क्वेश्चन नंबर 13 से करना है मुझे, क्वेश्चन नंबर 13।
ध्यान से देख लो क्वेश्चन नंबर 13, ब्लैक वाले से लिखो क्या, ब्लैक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लो अभी। क्वेश्चन नंबर 13 एक बार रीड करता हूँ, गिवन लिखता हूँ और फटाफट फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिखा है अ सिंपल पेंडुलम परफॉर्म्स एसएचएम ऑफ पीरियड 4 सेकंड्स, मतलब टाइम पीरियड कितना दिया है यहाँ पे, टाइम पीरियड कितना है 4 सेकंड्स, ये वैल्यू दी है हम लोगों को। इसके बाद लिखा है हाउ मच टाइम आफ्टर क्रॉसिंग द मीन पोजीशन, हाउ मच टाइम आफ्टर पासिंग द मीन पोजीशन, तो स्मॉल टी पूछ रहा है इस बार, पूछ रहा है स्मॉल टी, आफ्टर क्रॉसिंग द मीन पोजीशन will the displacement of the bob be, will the displacement of the bob be, ध्यान से सुन, ओके तो क्वेश्चन ऐसा लिखा है लास्ट में कि हाउ मच, लिखा है हाउ मच टाइम आफ्टर क्रॉसिंग द मीन पोजीशन will the displacement of the bob be 1/3 of the amplitude, बोला है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना क्या बोला है, आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाना चाहिए 1/3 ऑफ एम्पलीट्यूड, ये गिवन चीज है। अगर गिवन चीज मुझे समझ में आ गई तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा, आधा उधर ही सॉल्व हो जाता है। अभी देखो ये एम्पलीट्यूड वैसे 1/3 a दिया है। अच्छा जनरल इक्वेशन, अभी क्वेश्चन सुनना तुम लोग, क्वेश्चन वैसे नॉर्मली एक्स का फॉर्मूला तुम लोग को अब याद हो चुका है, ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, क्या ये फॉर्मूला देखा हुआ है, क्या ये फॉर्मूला देखा हुआ है। Yes, sir. यस सर। क्वेश्चन ऐसा बोला है कि वो मीन पोजीशन से पास हो रहा है, अगर मीन पोजीशन से पास हो रहा है तो मैं ऐसा लिखूं क्या, एट मीन पोजीशन अल्फा कितना होना चाहिए, एट मीन पोजीशन अल्फा कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर मीन 0. पोजीशन पे अल्फा 0 हो जाएगा तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, वैसे मैं डायरेक्ट भी तुम लोग को बता सकता था कि मीन पोजीशन पे एक्स की वैल्यू कितनी होती है, ए साइन ओमेगा टी, क्या याद कर लिया ये हम लोगों ने, ए साइन ओमेगा टी इतना। पर ये x की वैल्यू जो है आपको यहाँ पे कितनी गिवन है, देखो x की वैल्यू देखो यहाँ पे कितनी गिवन है, ये वाली वैल्यू कितनी गिवन है, ये वैल्यू गिवन है 1/3 एम्पलीट्यूड विच इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा टी। क्या इस a से इस a को उड़ा दूं तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो 1/3 इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, ये बचा है। अच्छा यहाँ पे साइन है, यहाँ पे साइन है ये वैल्यू, दूसरे साइड लेके जाओ तो ऐसा लिख सकता हूँ मैं इसको, ये चीज मालूम है अपने को, ये साइन इनवर्स हो जाता है इधर जाके, ये चीज मालूम है मुझे। इन केस जिसको नहीं मालूम है उसके लिए बता दूं मैं, ध्यान से सुन लेना। यहाँ पे 1/3 है ना, यहाँ पे 1/3 है मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास 1/3 है, आप इधर साइन इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, आप इधर साइन इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लोगे, इज इक्वल टू, देखो ऑलरेडी यहाँ पे है साइन ओमेगा टी, ठीक है, यहाँ पे साइन ओमेगा टी है, आप यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर लोगे, साइन इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लोगे, और थोड़ा ध्यान दोगे तो साइन इनवर्स और साइन कैंसिल होता है, तो बचता है साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू ओमेगा टी। अब साइन इनवर्स 1/3 की वैल्यू मुझे पता होना चाहिए, ये कुछ 19 पॉइंट, तुम लोग को लॉग टेबल, जब मैं तुम लोग को मतलब ऑफलाइन क्लास लूंगा ना उसमें लॉग टेबल देखना सिखा दूंगा, तो उसका टेंशन मत लेना, आप लोग को नेचुरल साइन वाले टेबल में जाना होगा, आपको नेचुरल नेचुरल साइन वाले टेबल में जाने का, ठीक है, उसमें 1/3 का मतलब होता है 0.333 ना, 0.333, ये वैल्यू ढूंढने का, ठीक है, 4 डिजिट ले लेता हूं मैं, 0.3333, ये वैल्यू ढूंढने का, ये वैल्यू की जो आंसर आएगा अपने को, वो कुछ आंसर आएगा, वैसे साइन इनवर्स है ना, हाँ तो ऐसा कुछ देखने का, तो मुझे 19.47 कुछ आता है, लोगों के पास कैलकुलेटर होगा तो उससे कर लेना, 19.47 आता है, विच इज इक्वल टू ओमेगा का वैल्यू बताओ, ओमेगा का वैल्यू बताओ, 2 पाई अपॉन टी, यही है ना ओमेगा का वैल्यू, इनटू देखो क्या है स्मॉल टी, इनटू स्मॉल टी। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, मैंने 19.47 को वैसे ही लिखा, इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, कैपिटल टी की वैल्यू गिवन है कि नहीं है अपने पास, कितनी गिवन है, 4 सेकेंड्स गिवन है ना, इनटू स्मॉल टी, तो आप 2 को 4 को उड़ाओगे तो ये बचेगा π/2 इंटू टी इज इक्वल टू 19.47, और थोड़ा ध्यान दोगे ना जो तुम लोग निकाल रहे हो लॉग टेबल से ये वैल्यू, एक्चुअली ये आ रही है डिग्री में,
ठीक है। और यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है पाई के टर्म्स में गिवन है, पाई मतलब ये रेडियंस में गिवन है। तो या तो आप इस टर्म को, ये जो लेफ्ट में दिया है, इसको रेडियन में कर लो या फिर इसको डिग्री में कर लो। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, इसको मैं कुछ हाथ नहीं लगाता, इसमें कौन झमेला करने वाला है। तो पाई बाय 2 का मतलब तुम लोग को मालूम है कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है ना। अब टाइम कितना हो जाएगा, टाइम कितना आ जाएगा, 19.47 डिवाइड बाय 90। देखो ये भी डिग्री में है, ये भी डिग्री में है, दोनों यूनिट सेम होना चाहिए। बस अभी आप लोग जब इसको कैलकुलेट करोगे तो जो बुक में आंसर लिखा है आप लोगों को 0.2163 वो सेम आंसर आ जाएगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू मत लेना। ठीक है, मैं अप्रोक्सीमेट लेना इसलिए सिखाता हूँ क्योंकि मोस्टली एमसीक्यू में वो काम आता है। नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 रीड करता हूँ, एक एक चीज रीड करूंगा, एक एक चीज फॉर्मूला लिखने की कोशिश करेंगे और आंसर निकालेंगे। देखो, अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर, बस एक सिंपल पेंडुलम है, उसका लेंथ कितना दिया है हम लोगों को, 100 सेंटीमीटर। ये छोटे कलर में अच्छा नहीं दिख रहा, लेंथ यहाँ पे 100 सेंटीमीटर दिया है। इसके बाद ये लोगों ने बोला है perform SHM, मतलब एक पेंडुलम है। देखो एक छोटू सा डायग्राम बना के दिखाता हूँ मैं तुम लोगों को। मतलब हमारे पास सपोज करो ये पेंडुलम है, ये पेंडुलम है और ये क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है। ठीक है, और इसका लेंथ ये लोगों ने दिया है 100 सेंटीमीटर। क्या मैं 100 सेंटीमीटर को 1 मीटर लिख सकता हूँ? यस, 1 मीटर लिख सकता हूँ, लिख Yes. सकता हूँ ना। चलो ठीक है, ये बोला है। इसके बाद आगे बोला है फाइंड द रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन इट्स बॉब। इस बॉब पे एक रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा होगा, ये तो मुझे मालूम है, रीस्टोरिंग फोर्स लगता है इसमें, वापस आएगा ना अपनी प्लेस पे। तो रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन इट्स बॉब ऑफ मास 50 केजी। अच्छा, ये लोग मास दे के रखे हैं, इसका कितना दिया है, 50 केजी बोला मैंने, वैसे 50 ग्राम लिखा है यहाँ पे। ठीक है, 50 ग्राम, 50 ग्राम व्हेन द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज 3 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर ये वाला मैंने मीन पोजीशन लिया और यहाँ कहीं पे एक्सट्रीम लूं, मीन पोजीशन से ये 3 सेंटीमीटर आगे आ चुका है, तो ये शायद से हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट दिया है 3 सेंटीमीटर। ये चीजें गिवन है हमारे पास और हमको रिस्टोरिंग फोर्स चाहिए। देखो छोटी छोटी चीजें हैं, समझने की कोशिश करते हैं, हम लोग को आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले तुम लोग मुझे ना वो एसएचएम का रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला बता दो सॉल्व करने के लिए। माइनस के एक्स होता है ना, Yes, sir. पर मैंने माइनस साइन नहीं लिखा क्योंकि मैं न्यूमेरिकली इसको ओनली मैग्नीट्यूड लेना पड़ता है, ओनली मैग्नीट्यूड। जब न्यूमेरिकल करोगे तो सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चला लेने का। मुझे रिस्टोरिंग फोर्स ही चाहिए, ठीक है। पर इसमें एक चीज समझने की कोशिश करते हैं, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लेता हूँ, एक चीज समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास क्या एक्स गिवन है, क्या मेरे पास एक्स गिवन है? यस, Yes, sir. मेरे पास x गिवन है। x का देखो मैं इसको पहले कन्वर्ट कर लेता हूँ, 3 इंटू सेंटी का मतलब कितना होता है, 10 टू द पावर, सेंटी का मतलब कितना होता है, 10 टू द पावर -2 मीटर्स, ये हो गया। अच्छा 50 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम में करने के लिए 10 टू द पावर -3 केजी लिखते हैं। क्या इतना समझ में आता है सबको? ये छोटी मोटी कन्वर्जन आती है हम लोगों को? यस, इतना आता है हम लोगों को, आता है तो फिर आगे बढ़ेंगे। यस, कोई है जिसका कन्वर्जन नहीं और आता है? सर अगर ऐसा नहीं आता तो? नहीं आता तो सिखा देंगे यार। हाँ सर, मैं। वेरी गुड, डरने का नहीं, जिसको सर नहीं आता थोड़ा है। डार्क यूज करो ना सर। अरे और कितना डार्क यूज करूं? ठीक है करता हूँ। खराब हो जाएगी। ये सच्चाई मत बोलो। ठीक है, थोड़ा मैं बड़ा लिखता हूँ, समझ में आ जाएगा। अच्छा एक चीज सुनो, एक चीज सुनो, सर पेंसिल बोल्ड कर दीजिए ना। बोल्ड ही है मैडम, बोल्ड ही है। चलो अब दिखाई देगा, देखो और कर लीजिए। वो। हाँ, अब ये सही है, प्रॉपर है। चलो ठीक है, ये सर यूज देख करेंगे। पहले करना। ठीक है ना? हाँ ठीक है। ये ठीक है ना? कोई क्या बोल रहा है पीछे? अभी देखो, जिसको नहीं आता है उसके लिए हाँ बता सर। दूं, जिसको नहीं आता है उसके लिए बता दूं, 1 मीटर की वैल्यू बताओ मुझे, 100 सेंटीमीटर होती है क्या? राइट है हाँ ना, सर। सबको आता है। क्या मैं 100 को 10 टू द पावर 2 मीटर, मीटर क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्या मैं 100 को 10 टू द पावर 2 लिख सकता हूँ? बाकी कुछ खास किया नहीं, मतलब 1 मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। क्या इतना समझ में आ गया हम लोग को? हाँ सर। अभी मुझे क्या करना है, खाली इधर 10 टू द पावर 2 से डिवाइड करो और इधर भी 10 टू द पावर 2 से डिवाइड करो, तो ये कितना हो जाएगा,
ये तो कैंसल होके घर जाएंगे और सिर्फ 1 सेंटीमीटर बचेगा, और ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10⁻⁻² मीटर्स। ठीक है, 1 लिखने की जरूरत भी नहीं है वैसे, पर 1 लिख दिया है। अब एक चीज ऑब्जर्व करते हैं, देखो अभी तुम लोग को इसको सॉल्व करना सिखाता हूँ मैं। मीटर के प्लेस पे तो मीटर है, पर ये जो सेंटी है, सेंटी के प्लेस पे कौन आ गया है? सेंटी के प्लेस पे कौन आ गया है, बोलो? -2। 10⁻² आ गया। सेंटी के प्लेस पे कौन आ गया? -2। तो जहां जहां तुम लोगों को सेंटी नजर आएगा वहां पे तुम लोग सीधा कितना लिख देना? 10⁻²। तो ध्यान से देखोगे यहाँ पे लिखा है 3 सेंटीमीटर। 3 को तो कॉपी कर लिया, बस सेंटी की प्लेस पे क्या लिख दिया मैंने? 10⁻² लिख दिया। और मीटर को भी तो कॉपी ही किया है, मीटर को भी तो कॉपी ही किया है। क्या ये बातें समझ में आती है सबको? हाँ सर। ये पहली चीज हो गई, ठीक है। आई होप ये जो बताया मैंने सबको समझ में आ गया है। कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं रब कर देता हूँ, एक सेकेंड रुक जाओ। इसको रब करने में तो पूरी जिंदगी चली जाएगी। चलो ठीक है, हो गया रब। अब नेक्स्ट किलोग्राम की बात कर लेते हैं। 1 किलोग्राम का मतलब कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। क्या मुझे ये चीज समझ में आती है? और 1000 में कितने जीरोस है? 3। तो 10⁻³ ग्राम्स लिखूंगा मैं। मतलब ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं। देखो 1 किलोग्राम की वैल्यू होती है 10⁻³ ग्राम्स। नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा? 10⁻³ से डिवाइड करो, और यहाँ पे भी 10⁻³ से डिवाइड करो, तो ये कैंसल हो जाएगा। तो क्या बचेगा मेरे पास? 1 ग्राम बचेगा। और ये 10⁻³ को ऊपर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁻, क्योंकि 1 तो ऊपर है ना, तो 1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। तो 1 को मल्टीप्लाई किससे भी करूं तो वो तो 10⁻³ ही बचने वाला है। किलोग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुन लो सब लोग। ग्राम और ग्राम तो सेम है ना? ग्राम, ये जो ग्राम लिखा है, ये जो ग्राम सेम है, पर ग्राम को छोड़ के जो बच्चा है, ग्राम को छोड़ के जो बच्चा है वो लिखना होता है मुझे। मतलब जहां पे 1 ग्राम दिखाई दिया आपको, जहां पे 1 ग्राम दिखाई दिया आपको, जहां पे 1 ग्राम दिखाई दिया आपको, वहां पे आपको क्या लिखना है? 10⁻3, 10⁻³ किलोग्राम। तो देखो मैंने 50 को तो वैसे ही लिखा 50, बस ग्राम के प्लेस पे क्या लिखा मैंने? 10⁻³ किलोग्राम। ग्राम को मैंने वैसे ही लिखा, पर ग्राम के प्लेस पे मैंने 10⁻³ किलोग्राम लिख दिया। ग्राम की प्लेस पे मैंने 10⁻³ किलोग्राम लिख दिया। क्या ये कन्वर्जन हम लोगों को समझ में आता है? क्या मुझे ये हाँ समझ सर। में आता है? सबको कन्वर्जन समझ में आया क्या? कोई है ऐसा जिसको अभी भी नहीं समझ में आया है? यस बिंदास सर। पूछ लो, मुझे और अच्छे से सिखा दूंगा मैं। बोलो 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 बोलो। तुम लोग ने देखा भी रहेगा यार, आज बहुत ट्रेंड चल रहा है ये। अगर 2000 अभी 21 चल रहा है ना, बहुत लोग हीरो बनने के लिए दिखाते हैं मुझे बहुत पढ़ाई लिखाई आती है, तो इसको 2K21 लिखते हैं। के का मतलब क्या होता है? के का मतलब क्या होता है? 1000। वैसे मुझे जलन नहीं है वो लोगों से जो ऐसा लिखते हैं। इसका मतलब ये है कि उसका मतलब 1000 होता है, तो के मतलब 1000 होता है। 2K21 मतलब 2000। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक्चुअली देखोगे थोड़ा ध्यान से, के का मतलब मैंने बोला 1000 ना, के का मतलब क्या बोला मैंने? 1000 बोल दिया। ठीक है, के का मतलब मैंने 1000 बोल दिया, तो 1000 मतलब 10⁻3, 10⁻³ कैंसिल होगा तो 50 ग्राम ही तो बचेगा। ये कॉन्सेप्ट समझा? ये कॉन्सेप्ट समझा? ये कॉन्सेप्ट समझा? हाँ जिसको नहीं समझा, और बताओ क्या कन्वर्जन, और बताओ क्या कन्वर्जन, फिर से बताओ। एक और तरीका है मेरे पास, एक और तरीका है मेरे पास, एक और कन्वर्जन बताओ। क्या बताओ कि सबको समझ में आ चुका है? आ गया सर। सबको आ गया, या फिर दूसरा मेथड भी बता दूं? सर सर बताओ। बताओ बता सर। ही दीजिए। अभी ध्यान से देख लो भाई, यहाँ पे लिखा है 50 ग्राम। ठीक है, एक काम करो, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लो, 1000 से डिवाइड कर लो। इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 1000 से डिवाइड कर लो। बस मुझे तुम लोग ये बता दो कि ये जो 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम की वैल्यू कितनी होती है? 1000 ग्राम की वैल्यू कितनी होती है? 1 किलोग्राम। 1 तो kg। यहाँ तो 1 kg लिख लिया मैंने। 1 kg के साथ इधर साथ में कौन है? 50। 1 kg के साथ इधर 50 है, पर नीचे तुम लोग कुछ बचा है वो भूल रहे हो। नीचे क्या है? 1000। 1000 मतलब 10⁻3, और ये 10⁻3। अच्छा देखो 50 इंटू 1 कितना होता है? 50।
ये 10 टू द पावर 3 ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर -3 बचेगा, और केजी को कर लिया कॉपी मैंने। देखा, यहाँ से शुरुआत किया था 50 ग्राम से, और इसको मैं यहाँ तक लेके आ गया जो मैंने यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी। क्या ये चीजें क्लियर है सबको? अब तो पक्का क्लियर हो गई रहेगी, इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं। यस सर। सबको क्लियर है कन्वर्जन? जैसे मैं बता रहा हूँ अभी आप लोग को, जो 11th में आप हाँ सीखते हो सर। कि कैसे आप सीजीएस सिस्टम को एमके सिस्टम में बदल सकते हो। क्या ये चीजें क्लियर है? आगे बढ़े, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश किया जाए। यस सर। चलो ठीक है, अभी कुछ चीजें समझते हैं, ट्राई करते हैं चीजों को समझने का, तब मुझे न्यूमेरिकल आएगा, वरना सर के ऊपर से जाएगा। देखो, मैंने बोला आप लोगों को कि आपके पास x गिवन है, फिर से बोलता हूँ, मैंने बोला आप लोगों को कि आपके पास x गिवन है, आप x की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे, काम तमाम। पर क्या मेरे पास k गिवन है? क्या मेरे पास k गिवन है? सोचो, ध्यान से सोचो। यस सर। अच्छा, 1000। हे भगवान, यहाँ पे k का मतलब है स्प्रिंग कांस्टेंट बच्चों। क्या है ये? स्प्रिंग कांस्टेंट। कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या मुझे मेरे गिवन क्वेश्चन में दी है? क्या स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू दी है? नो सर। नहीं दिया। इसका मतलब मुझे स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा? फाइंड आउट करना पड़ेगा। नॉर्मली के, तो शायद से तुम लोग को मालूम होगा स्प्रिंग कांस्टेंट के की वैल्यू कितनी होती है। स्प्रिंग कांस्टेंट के की वैल्यू कितनी होती है? याद करो, याद करो, याद करो। एम ओमेगा स्क्वायर लिख लूं क्या? एम हाँ सर। ओमेगा स्क्वायर, क्या ये याद है तुम लोग को? देखो, मेरे पास अभी भी एम है पर ओमेगा नहीं है, अभी भी एम है, ओमेगा नहीं है, ठीक है। और क्या दिया है मेरे पास? लेंथ दिया है और एक पेंडुलम दिया है। तो इसको 2 मिनट के लिए ऐसे ही रखोगे, 2 मिनट के लिए इसको इक्वेशन 2। अब मुझे तुम लोग बताओ टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? चलो मैं इसको एक काम करता हूँ, थोड़ा समझो इसको, मैं बैक करता हूँ, थोड़ा समझते हैं इसको, ठीक है। एम को ऐसे ही लिखा, ओमेगा को मैं 2π/t लिख सकता हूँ। क्या मैं ओमेगा को 2π/t लिख सकता हूँ? यस। यस सर। पर ये ओमेगा का स्क्वायर है, इसलिए मैं इसको स्क्वायर करने वाला हूँ, और फाइनल आंसर आएगा आपको m इंटू 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, टी का स्क्वायर टी स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लो, क्योंकि अभी भी मेरे पास टी नहीं है, और इन लोग ने बोला पेंडुलम है, पेंडुलम का लेंथ दिया है, इसका मतलब टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम की अब मुझे जरूरत पड़ेगी, जिसका फॉर्मूला होता था 2π स्क्वायर रूट ऑफ L/g। 2π स्क्वायर रूट ऑफ L/g, जिसको नहीं आता है वो डेरिवेशन पढ़ के आओ भाई। अब पर मेरे पास सर यहाँ पे टी स्क्वायर है, इसलिए मैं यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लेता हूँ। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करूंगा तो इधर स्क्वायर कर लिया, 2 का स्क्वायर फिर से ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर, इधर स्क्वायर करूंगा तो सिर्फ L/g बचेगा। सर मुझे यहाँ से टी स्क्वायर चाहिए ना, तो यहाँ पे एक काम करो, 4 को वैसे ही लिखो, 4π स्क्वायर को हाथ मत लगाओ। L की वैल्यू देखो यहाँ पे 1 मीटर दिया है, तो L को 1 ही लिखना, ठीक है, और G को 9.8 लिख लो, 9.8 लिख लो, इतना ही करना है, इससे ज्यादा मत दिमाग लगाना। तो अपने पास जो फाइनल आंसर ये दिख रहा है, ये ऐसा कुछ दिखता है, 4π स्क्वायर अपॉन 9.8। इन लोग ने क्वेश्चन में जी को 10 लेने बोला नहीं है, इसलिए मैं 10 नहीं ले रहा, ठीक है, तो हमारा आंसर ना थोड़ा अच्छा आ जाता है इससे। अब इस टी स्क्वायर को ना एक काम करो, इस के की जगह पे पुट कर लेते हैं। देखो के का वैल्यू कितना है? के का वैल्यू है एम, एम की वैल्यू देखो कितनी है? 50 इंटू 10⁻³ सीधा मैं निकाल ले रहा हूँ वैल्यू, 50 इंटू 10⁻³ मैंने m की वैल्यू लिख दी। 4π स्क्वायर को वैसे ही लिखोगे, इंटू 4π स्क्वायर अपॉन अपॉन यहाँ पे टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? देखो टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? टी स्क्वायर की वैल्यू है 4π स्क्वायर अपॉन 9.8, अपॉन 9.8। क्या आप लोग को मालूम है वो अपॉन 9.8 जंप करके ऊपर जाता है ऐसे, और ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। अब जो मेरे पास बचा है वही मेरा फाइनल आंसर होना चाहिए। क्या 50 और 10⁻³ को मल्टीप्लाई करूं तो 5 इंटू 10⁻⁻² बचेगा, और इंटू है यहाँ पे 9.8। 9.8 का मल्टीप्लाई जब आप 5 से करते हो तो आपको बराबर 49 आता है, ठीक है, इंटू 10⁻⁻²। आपको के मिल चुका है यहाँ पे। के की यूनिट जिसको नहीं मालूम है वो होता है न्यूटन पर मीटर, वो आप इस फॉर्मूले से ही निकाल सकते हो, न्यूटन पर मीटर। बस अभी आपको रिस्टोरिंग फोर्स चाहिए, उसमें पुट करो, आपको फाइनल आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला क्या है? के इंटू एक्स। के कितना आया? 49 इंटू 10⁻² इंटू एक्स आपने निकाला है 3 इंटू 10⁻⁻10⁻⁻ कितना है भाई? कितना है? कितना है? -2 ही है, -2। अच्छा 49 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे ना, वैसे 50 का मल्टीप्लाई 3 से करते तो 150 आता,
तो 50 में एक कम है, तो 150 में कितना कम होगा, 3 कम होगा, मतलब 147 इंटू 10⁻⁻⁴ आंसर आएगा न्यूटन। इधर लिख के छोड़ोगे चलेगा, पर तुम लोग को अगर याद है, जब जब मैंने न्यूमेरिकल कराया, हमारी जो वैल्यू होनी चाहिए वो 1 से लेके 10 के बीच में लाई करनी चाहिए। 1 से लेके कितने के बीच में लाई करनी चाहिए, 10 के बीच में लाई करनी चाहिए। तो 1 2 10 इतनी लाई करनी चाहिए, ये तो 10 से ज्यादा है। एक काम करो, ये जो माइनस वाला टर्म है ना, 10⁻⁴, तो -4 में से 2 इसको दे दो, तो ये हो जाएगा 1.47, और इधर 2 दे दिया तो 2 ही बचेगा, 10⁻⁻2 न्यूटन। ये आपका फाइनल आंसर है। टडा, ये आंसर आया। क्या ये चीज क्लियर है मुझे? क्या चीज समझ में आ गई मुझे? थोड़ी थोड़ी, थोड़ा थोड़ा हुआ। हाँ सर। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 15 पे आए। क्वेश्चन सर एक नंबर, डाउट है, पूछ लो पूछ लो पूछ लो। मतलब इसके रिलेटेड नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा है ना कि अभी तो याद रहेगा, बाद में फिर भूल जाऊंगी तो। ठीक है, थोड़ा और अच्छे से समझाओ मुझे, क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो आप? सर मुझे अभी तो याद है, याद भी रहेगा, ओके, लेकिन समझ, भूल जाऊंगी फिर आगे जाकर। आगे जाके भूल जाओगे। इसलिए देखो, कैसा होता है ना, साइंस लिया है ना, तो साइंस में एक चीज को दिमाग में रखना पड़ता है। क्या दिमाग में रखूं सर, क्या दिमाग में रखूं? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करने से आता है, नहीं प्रैक्टिस करोगे तो भूल जाओगे। और सुनो, अभी ये वीडियो, अभी ये जो चीज पढ़ा रहा हूँ मैं, ये यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, तो कहीं कभी चाहिए तो वहां से रेफरेंस ले लेना। दूसरी बात, अभी इसके नोट्स भी भेज दूंगा मैं, ये जो तुम लोग को दिख रहा है, मैं इसके स्क्रीनशॉट्स भी भेज दूंगा तुम लोगों को। तो इसके सॉल्यूशन मिल जाएंगे, तुम लोग खुद लिख लेना, खुद क्वेश्चन को रीड करना, और खुद ही फिगर आउट करने की कोशिश करना पहले, कि क्या फाइंड आउट करना है और मैं कैसे कर सकता हूँ। न्यूमेरिकल करते टाइम पे हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट होता है, हर एक वर्ड। जब हर एक वर्ड क्लियर हो जाएगा तो मेरे को फटाफट फटाफट आंसर भी आ जाएगा। इतना डरने की जरूरत नहीं है, न्यूमेरिकल ही है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। प्रैक्टिस करने से आता है। अगर मैं खुद प्रैक्टिस नहीं करूंगा, मुझे नहीं आएगा, टू बी ऑनेस्ट नहीं आएगा। तो प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है, बिना प्रैक्टिस के कहाँ कुछ मिलता ओके है ना सर। प्रारंभी? प्रैक्टिस किए बिना कुछ मिलता है क्या? हाँ बोलेगी लड़की। नहीं सर। अच्छा, नहीं मिलता है। चलो, हाँ मुझे लगा हाँ बोलेगी लड़की। नाइस। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आई होप सबको समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। बस स्लो पढ़ा रहा हूँ क्या मैं, फास्ट पढ़ाऊँ क्या? क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 नो सर। बराबर स्पीड। क्वेश्चन नंबर हाँ 15, सर। ठीक है चलो, क्वेश्चन हाँ नंबर सर। 15 पे आते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 15 रीड करने की कोशिश कर रहा हूँ। फाइंड द चेंज इन लेंथ ऑफ अ सेकंड्स पेंडुलम। ओहो, चेंज इन लेंथ पूछा है, डेल्टा एल पूछ लिया इस बार। चेंज इन लेंथ, और क्वेश्चन किस पे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन सेकेंड्स पेंडुलम। अच्छा, सेकेंड्स पेंडुलम की स्पेशलिटी क्या है, कौन बताएगा मुझे? सेकेंड्स पेंडुलम की स्पेशलिटी क्या है, कौन बताएगा मुझे? व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम? ओहो, क्या बात है, पैर छिल गया पूरा। कौन बताएगा? व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम? अरे रे रे देवा रे देवा, कब बताएंगे ये लोग, इस साल बताएंगे? उसमें टी की वैल्यू 2s होती है। हाँ, टाइम पीरियड सेकेंड्स पेंडुलम का कितना होता है? टाइम पीरियड सेकेंड्स पेंडुलम का होता है 2 सेकेंड्स, पहली चीज ये। दूसरा, लेंथ ऑफ द सेकेंड्स पेंडुलम इज अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर। ऐसा लग रहा है तुम लोग ने पढ़ाई नहीं की है। वेरी गुड, एज एक्सपेक्टेड। तो ये चीजें तुम लोग अच्छे से पढ़ लो। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं आप समझ लेना, ध्यान से समझ लेना। क्वेश्चन आगे रीड करता हूँ। The acceleration due to gravity at the places changes from 9.75 to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, ये लोग बोल रहे लेंथ, कितना लेंथ में चेंज आएगा, कितना लेंथ में चेंज आएगा अगर मैं जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसको 9.75 से 9.8 कर दूं। ये क्वेश्चन है, ठीक है, और दोनों की यूनिट अपने को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में दी है। सबसे पहली बात, अगर तुम लोग को याद है, जो फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम का, वो होता है g अपॉन पाई स्क्वायर।
पहले ये मुझे फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। कहाँ से आता है सर ये फॉर्मूला? ये फॉर्मूला आता है E इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L बाई जी। यहाँ पे आप टी के प्लेस पे 2 सेकेंड्स पुट करके यहाँ से L की वैल्यू निकालते हैं तो ये आता है। ये नॉर्मली जनरल फॉर्मूला है, ठीक है, सेकेंड्स पेंडुलम का जनरल फॉर्मूला है। और इसमें और जी और पाई की वैल्यू पुट कर दूं तो अप्रोक्सीमेटली मुझे 1 आता है आंसर, पर ये कुछ 0.9929 करके कुछ आंसर आता है, ठीक है, मीटर्स, जो अप्रोक्सीमेटली 10 ही होता है। जो अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? 10 होता है। अभी यहाँ पे इन लोगों ने बोला है कि डेल्टा एल निकालो, तो थोड़ा सोच के देखो, डेल्टा एल का मतलब शायद से ये L2 माइनस L1 ही तो निकालने बोल रहा होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आप लोग को लिख के बताऊं कि डेल्टा एल का मुझे फॉर्मूला लिखना है यहाँ पे डेल्टा एल, तो क्या लिखते तुम लोग? L2 माइनस L1 लिखते हैं। L2 मतलब ये जो LS लिखा है, LS इसको 2 लिख लेना, ठीक है, और माइनस ये जो LS है इसको कितना लिख लोगे? 1 लिख लोगे। अब यहाँ पे LS का फॉर्मूला मैं यहाँ पे भी G बाय पाई स्क्वायर ही लिखने वाला हूँ, ठीक है, माइनस यहाँ पे G बाय पाई स्क्वायर ही लिखने वाला हूँ। पर ये LS2 है तो इसको 2 लिख लेना और इसको 1 लिख लेना, बस इतना ही तो करना है। दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है? 1 बाय पाई स्क्वायर कॉमन आएगा, 1 बाय पाई स्क्वायर। तो यहाँ पे G2 माइनस G1 करना है, खाली G2 माइनस G1 करना है। G1 रावन, ओहो, 1 बाय पाई स्क्वायर। और G2 की वैल्यू कितनी है देखो, G2 मतलब सेकेंड वाला ना, 9.8 माइनस 9.75 9.75। तो 80 में से, मतलब 80 में से 9.8 मतलब क्या होता है ये? इसको मैं तो थोड़ा और अच्छे से लिख लूं क्या? 9.8 का मतलब ये 9.80 लिखूं, चलेगा क्या? आगे कुछ नहीं है तो जीरो ना। तो देखो ना, 80 में से जब आप 75 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आंसर आएगा? 5 5 आएगा ना। तो ये देखो आने कितना वाला है, 0.05 आएगा। कितना आएगा? 0.05, विच इज इक्वल टू, इसको 0.05 को वैसे ही लिखोगे और नीचे नीचे पाई स्क्वायर की वैल्यू वैसे याद रखना है मुझे, 9.87 होती है। ये 9.8 से थोड़ी ज्यादा होती है, ठीक है, 9.87। अगर मैं अप्रोक्सीमेटली नीचे वाले को 10 ले लूं तो 0.005 आंसर आएगा। और आप क्योंकि नीचे वाला थोड़ा सा वैल्यू क्या है, 10 से कम है, तो टोटल वैल्यू 10 से ज्यादा आएगा। तो इसको आप निकालने जाओगे तो आंसर आएगा 0.0051 मीटर्स, इतने का डिफरेंस है। इन केस वैसे ये तुम लोग को निकालना पड़ेगा इसको डिवाइड करके, पर मैं देखो अप्रोक्सीमेट निकालता हूँ। ये अपने को बोर्ड्स में नहीं करना है अप्रोक्सीमेशन, अपने को बोर्ड्स में पूरा पुट करके ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। बोर्ड्स में क्या, अगर एंट्रेंस में आता ना क्वेश्चन में, क्या करता? 0.05 डिवाइड बाय, मैंने अप्रोक्सीमेशन का साइन दिया है, 9.8 को मैं सीधा 10 ले लेता हूँ और डिवाइड बाय 10 मतलब एक जीरो बढ़ जाएगा ना यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा? 0.005 मीटर्स। तो ये आंसर और ये आंसर में इतना कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो ऑलमोस्ट दोनों सेम है। तो क्या मुझे समझ में आया ये चीज? क्या मुझे चीज समझ में आ गई है? पिछला वाला पेज मैंने सेव नहीं किया है ना, सेव नहीं किएगा, अच्छा कर लिया, पिछला वाला सेव नहीं किया है, कर लेता हूँ सेव। सेव नहीं किया तो तुम लोग को नहीं मिलेगा ये। समझा इतना? समझा क्वेश्चन नंबर 15? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जस्ट सेकेंड, बहुत ज्यादा ही दूर चले गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 नहीं किया है क्या हम लोगों ने? क्वेश्चन नंबर 16 कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 17 देखना है। क्वेश्चन नंबर 17 को छोड़ के कोई छोटा क्वेश्चन है क्या यहाँ पे? कोई भी छोटा क्वेश्चन? चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 से शुरुआत कर लेते हैं। ऑलमोस्ट सब कर लिया है हम लोगों ने, क्वेश्चन नंबर 17 कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 17 रीड करता हूँ, धीरे धीरे आएगा मुझे। यहाँ पे लिखा है पार्टिकल, पहले एक बार रीड करूंगा अच्छे से, रीड करने के बाद सुन लो, फिर धीरे धीरे हम लोग गिवन लिखेंगे। तो लिखा है यहाँ पे पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसेशन। अच्छा, एक पार्टिकल लीनियर एसेशन परफॉर्म कर रहा है, मतलब ये ऐसा कुछ करेगा, देखो ऐसा ऐसा कुछ करेगा, ये ऐसा करेगा ये, ठीक है। तो एक बार आपका पार्टिकल ना, एक बार आपका पार्टिकल यहाँ पे होगा, एक बार आपका पार्टिकल मतलब पेंडुलम आपका यहाँ होगा, एक बार आपका पेंडुलम यहाँ होगा, ठीक है, और एक बार आपका पेंडुलम यहाँ होगा। तो अलग अलग पोजीशन पे मैंने आपके पेंडुलम को रख दिया है,
ठीक है। तो ये वाले को अभी के लिए मैं मीन पोजीशन मान लेता हूँ, ये वाले को एक्सट्रीम पोजीशन मान लेता हूँ, जिसको राइट एक्सट्रीम भी बोलते हैं, राइट एक्सट्रीम भी बोलते हैं, और ये वाले को लेफ्ट एक्सट्रीम बोल लेता हूँ। इतना तो मुझे समझ में आता है। यहाँ पे लिखा है पीरियड ऑफ 2 सेकेंड्स अबाउट द मीन पोजीशन। ये अबाउट मीन पोजीशन क्या कर रहा है, ऑसिलेशन कर रहा है, और ऑसिलेशन के लिए इसको जो टाइम पीरियड लग रहा है 2 पाई सेकेंड्स लगता है। कितना लगता है? 2 पाई सेकेंड्स लगता है। यहाँ पे लिखा है अबाउट द मीन पोजीशन ओ, नाम भी दिया है इन लोगों ने, मीन पोजीशन का नाम क्या दिया है? ओ दिया है, ठीक है। मीन पोजीशन का नाम कितना दिया है? ओ दिया है। इसके बाद ये लोगों ने क्या लिखा है? अबाउट द मीन पोजीशन ओ इज ऑब्जर्व टू हैव अ स्पीड ऑफ b√3 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब ये लोग बोलते हैं कि मीन पोजीशन पे जो स्पीड है, स्पीड मीन पोजीशन पे स्पीड है ना, क्या लिखा है? पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम ऑफ पीरियड 2 पाई सेकंड्स अबाउट द मीन पोजीशन ओ इज observed to have a speed of b√3 meter per second when a distance b meter from o। अच्छा, तो बोल रहा है कि ये o से एक डिस्टेंस पे गया, o से एक डिस्टेंस पे गया, वो डिस्टेंस ये लोगों ने बोला कि b है, पर यहाँ पे जो स्पीड है इसकी, यहाँ पे जो स्पीड है इस पॉइंट पे, हाँ इस पॉइंट पे जो स्पीड है, स्पीड, ये स्पीड दिया इन लोगों ने b√3। स्पीड कितना दिया है? b√3। ये b डिस्टेंस पे जाएगा, b डिस्टेंस पे जाएगा, तो b डिस्टेंस पे जब पास करेगा ना, तो b√3 इसकी स्पीड दी है। आगे लिखा है इफ द पार्टिकल इज मूविंग अवे फ्रॉम पॉइंट ओ एट दैट इंस्टेंट। अच्छा, मतलब यहाँ पे पहुंचने के बाद, यहाँ पे पहुंचने के भी बाद पार्टिकल और अवे जा रहा है, नजदीक नहीं आ रहा है, और दूर जा रहा है। अवे फ्रॉम द point of at that instant, find the time required by the particle to travel the further distance of b। अच्छा, तो ये बोल रहा है कि अभी मुझे टाइम t निकालना है, मुझे स्मॉल टाइम t निकालना है, पर कौन सा टाइम निकालना है? जब मैं यहाँ से, ये जो पॉइंट है ये, इधर से और b चल लूंगा। अब मुझे नहीं मालूम वो b कहाँ तक है, तो मैंने यहाँ तक ले लिया, मतलब ये डिस्टेंस b है, तो ये डिस्टेंस भी कितना है? b है। वो पहले o से b डिस्टेंस चलता है। अच्छा, o से b डिस्टेंस चलता है, इसका मतलब वो डिस्प्लेसमेंट दिया है। अरे, मेन पोजीशन से जो डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट ही तो होता है, तो मैंने बी ले लिया। पर ये बोल रहा है कि अभी इस पॉइंट से, इस पॉइंट को मैं पी ले लेता हूँ मन में, पी से लेके थोड़ा और आगे चला, कितना चला? बी चला, ये बी। तो अगर ये बी चल रहा है तो कितना डिस्टेंस, मतलब ये बी चल रहा है ना, तो उस पॉइंट पे, मतलब बी से बी चल रहा है, बी से बी चल रहा है, इस पॉइंट पे मुझे टाइम पूछ लिया है, इस पॉइंट पे मुझे ये वाला टाइम पूछ लिया है, टाइम पीरियड अलग से दिया है। ये क्वेश्चन है कुछ ऐसा आप लोग की बुक में, ठीक है। टाइम पीरियड दिया है, मेन पोजीशन से डिस्टेंस दे दिया है बी, बी से वो थोड़ा और बी चल रहा है, वो इंटरवल में टाइम पूछ रहा है, वो इंटरवल में टाइम पूछ रहा है, ठीक है। क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं? अब थोड़ा सोचना पड़ेगा इसमें। मैं, क्योंकि मेरे पास देखो ऑलरेडी ये लोगों ने v का वैल्यू दिया है ना, v का वैल्यू दिया है यहाँ पे, तो एक काम कर सकता हूँ मैं, v दिया है, x दिया है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ यहाँ पे, v का जनरल फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। v का जनरल फॉर्मूला क्या है? मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ खाली, तो फॉर्मूला कुछ ऐसा है क्या? ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या ये फॉर्मूला देखा हुआ है? Yes, sir. अब क्या मेरे पास v और v, ओमेगा और a की वैल्यू, a भी नहीं, x की वैल्यू गिवन है, थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं। एक काम कर लेते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लेते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लूंगा तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा वी स्क्वायर, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ से स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये मेरे पास गिवन वैल्यू है। अब थोड़ा पुट करने की कोशिश करते हैं चीजों को। v की वैल्यू देखो कितनी है? b√3 है, b√3, इसका स्क्वायर करो, ये हो जाएगा b स्क्वायर इंटू 3, बी स्क्वायर इंटू 3। ओमेगा का वैल्यू तुम लोग को मालूम है क्या? 2 पाई अपॉन टी होता है। ओमेगा का वैल्यू कितना होता है? 2 पाई अपॉन टी, और इसका करना पड़ेगा हम लोगों को स्क्वायर, इसका करना पड़ेगा हम लोग को स्क्वायर, ब्रैकेट में ए, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड तो पता नहीं है सर, तो ए स्क्वायर ही रहने दो इसको, और एक्स, एक्स कितना दिया है देखो, डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है बी, तो यहाँ पे मैं इसको बी स्क्वायर लिख लेता हूँ, बी स्क्वायर। देखो अभी इसको मैं 3b स्क्वायर लिख रहा हूँ, 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है। और इसको अभी भी तुम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखना, अभी भी कुछ गया नहीं है यहाँ से, तो इसको और सिंपल कर लेते थोड़ा सा। 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी, टी की वैल्यू देखो कितनी है?
ई की वैल्यू कितनी है 2 पाई, उसका स्क्वायर कर लोगे तो कितना आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर। ये मैंने आंसर निकाला, ब्रैकेट में है आपके पास ए स्क्वायर माइनस, बैक कर लेता हूँ यार, ये बी स्क्वायर तो हुआ नहीं, बी स्क्वायर शायद से 4 पाई कैंसिल होगा, तो आपके पास जो नेक्स्ट आंसर आ रहा है वो ऐसा कुछ दिख रहा है 3b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आंसर आया मुझे। इसके बाद वो जो माइनस बी स्क्वायर है दूसरे साइड भेजो, इस माइनस बी स्क्वायर को दूसरे साइड भेजोगे तो प्लस बी स्क्वायर, तो 3b स्क्वायर और बी स्क्वायर कितना होगा 4b स्क्वायर होगा क्या 4b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए एम्पलीट्यूड है भाई, ए एम्पलीट्यूड है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो एम्पलीट्यूड कितना आना चाहिए 4 का स्क्वायर रूट लूंगा 2, बी का स्क्वायर रूट लूंगा बी, पर प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस आएगा, ये भूलना मत, जहां वेक्टर क्वांटिटी आ गई प्लस माइनस आएगा। सर प्लस माइनस क्यों आया, मतलब यहाँ पे अगर एम्पलीट्यूड प्लस ए होगा तो दूसरे साइड एम्पलीट्यूड कितना होना चाहिए माइनस ए होना चाहिए। क्या ये बात क्लियर है, राइट है, क्या ये बात क्लियर है, हाँ सर ओके चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब ये मेरे पास ए तो आ गया है, अब थोड़ा लॉजिकली सोचते हैं क्वेश्चन को, जब तक लॉजिकली सोचेंगे नहीं आंसर आएगा नहीं। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है हम लोगों को, क्वेश्चन ऐसा बोलने की कोशिश कर रहा है कि ये तो लाइन है जिस लाइन पे वो पेंडुलम घूम रहा है, ठीक है, ये वाले पोजीशन को मैंने बोल दिया मीन पोजीशन, ये वाले को बोल दिया मैंने मीन पोजीशन, ये वाला अपना कौन सा पोजीशन है, ये राइट एक्सट्रीम है, खाली इसके बीच में खेलता हूं मैं अभी, राइट एक्सट्रीम और मीन पोजीशन के बीच में। ये लोग ने बोला कि सबसे पहले ये बी डिस्टेंस पे गया, और बी डिस्टेंस पे जब ये गया उसकी स्पीड थी v√3 ये वैल्यू थी, पर अब ये लोग बोल रहे हैं कि इस बी डिस्टेंस के बाद ये जो पॉइंट पी पे आया, पॉइंट पी से मैं जूम कर रहा हूँ, पॉइंट पी मेरी तरफ से अज्यूम कर रहा हूँ, पॉइंट पी से ये और बी डिस्टेंस पे गया, पॉइंट पी से ये और बी डिस्टेंस पे गया, तो पॉइंट पी से बी डिस्टेंस जाने के लिए इसको कितना टाइम लगा, ये टाइम पूछ रहे हैं ये लोग, ये टाइम पूछ रहे हैं, ठीक है। अब मेरे पास एम्पलीट्यूड आ गया, अब थोड़ा समझने की कोशिश करो, मेरे पास एम्पलीट्यूड आ चुका है और समझने की कोशिश करना, एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी है, एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी है 2b, एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी है 2b वैल्यू है, और थोड़ा ध्यान से सोचोगे ये बी तो टोटल कितना हो गया ये डिस्टेंस, बी और बी कितना हो गया, बी और बी कितना हो गया 2b हो गया। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इस डायग्राम को अगर मैं वापस से बनाऊं, इसका मतलब समझना तुम लोग, इसका मतलब क्या है, अगर इस डायग्राम को मैं वापस से बनाऊं, इसका मतलब ये है, थोड़ा सा रुक जाओ, हाँ इसका मतलब ये है कि ये जो पूरा आधा डिस्टेंस है ना, आधा, ये जो आधा डिस्टेंस है ये बी है, और ये जो बचा हुआ आधा डिस्टेंस है ये बी है, बी और बी तभी तो जाके 2b होगा ना, ये तो सोच लो, इतना समझा, इतना समझ में आ गया। यस सर अभी दूसरी चीज सुनो, दूसरी चीज सुनो, ये लोगों ने बोला टाइम पीरियड मेरे पास 2 पाए है, ठीक है, टाइम पीरियड मतलब ये ऑसिलेशन की बात कर रहा है, देखो एक बार यहाँ जाएगा, एक बार यहाँ जाएगा, फिर एक बार यहाँ जाएगा और फिर यहाँ आएगा, तो इसको 2 पाई सेकेंड्स लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात करता खाली 1/4 की, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए टाइम पीरियड कितना लगेगा सोचो, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए टाइम पीरियड कितना लगेगा सोच के बताओ, सिर्फ 1/4 लगेगा, 1/4, क्योंकि देखो ना 1 2 3 4, तो यहाँ से यहाँ तक टाइम पीरियड शायद से t/4 ही लगेगा। क्या इतना मुझे समझ में आता है, क्या इतना मुझे समझ में आता है, क्या ये चीज क्लियर है सबको। पॉइंट ओ से लेके ये पॉइंट अगर मैं ए ले लूं, पॉइंट ओ से ए जाने के लिए कितना टाइम लगेगा भाई, जो स्मॉल टी है, स्मॉल टी है, कितना टाइम लगेगा t/4 लगेगा ना, कहां से कहां जाने के लिए, ओ से लेके ए जाने के लिए, पर मुझे ओ से लेके ए नहीं जाना है, मैंने पॉइंट ये देखो ये पॉइंट पी है, मुझे पी से ए तक जाना है, मुझे कहां से कहां जाना है पी से ए, कितना टाइम लगेगा। अब तुम लोग ऐसा दिमाग मत लगाना, ऐसा दिमाग मत लगाना सर, अगर सोच के देखें टोटल टाइम t/4 है, मतलब ये जो इतना सा पार्ट है कहां से कहां तक, इसको मैं रब कर देता हूँ, एक सेकेंड रुको, ये सब चीज तुम लोग को समझ गई होगी, अब तुम लोग समझने की कोशिश करना, अब तुम लोग एक्स्ट्रा दिमाग लगाओगे मुझे मालूम है, इसलिए तुम लोग को पहले से वापस से एक बार मैं बता देता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक जाने के लिए अगर t/4 लग रहा है, कितना लग रहा है t/4, तो
यहां से लेके यहां तक कितना टाइम लगेगा? यहां से लेके यहां तक कितना टाइम लगेगा? T/2. T/2 लगेगा। अच्छा, T/2 लगेगा। तुम लोग, हाँ यही बोल रहा था मैं, तुम लोग यही गलती करते हो, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। तुम लोग के अभी दिमाग में चल रहा होगा T/2 कैसे लगेगा, T/2 कहां से आया? T/4 का आधा बोलते तो T/8 हो जाता ना। अरे यार क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम लोग को ना ऐसे वेव के फॉर्म में समझाऊंगा ना, तब तुम लोग को समझ में आएगा, ऐसे लगता है। अच्छा, यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम पीरियड कितना होता है ये बता दो, कैपिटल T। T. यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस कितना होगा? T/2 ना। अब यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 90 डिग्री तक, ये यहाँ तक, यहाँ पे टाइम कितना लगेगा? T/4। और उसका आधा करूँ तो कितना लगेगा? T/4 का आधा करूँ तो कितना होगा? T/8 होगा ना, सही बोल रहा हूँ? बोल ही नहीं रहे हो यार। T/8 लगेगा। तुम लोग अगर दिमाग में आ रहा है कि यहाँ पे T/8 लगेगा और यहाँ पे T/8 लगेगा, ताकि दोनों ऐड होके T/4 बन जाए, तो ये कॉन्सेप्ट तुम लोग का यहाँ पे रॉन्ग है। ये कॉन्सेप्ट तुम लोगों का यहाँ पे हो जाएगा रॉन्ग। क्यों होगा रॉन्ग, थोड़ा समझने की कोशिश करो, ध्यान से देखना। इस वेव की बात कर रहा हूँ, इस वेव की, इसको मैं नेक्स्ट बाय 8 नहीं लगेगा, ये कॉन्सेप्ट गलत है, ठीक है? क्योंकि आप जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो वैसे वैसे आपकी स्पीड होती है डिक्रीज, ठीक है? और ऊपर जाओगे स्पीड और डिक्रीज होते जाती है। इसलिए याद रखोगे T/4 को अभी के लिए याद रखोगे, T/4 को हम लोग ऐसे तोड़ते हैं, याद रखो। ये कब तोड़ते हैं पता है? जब आप क्या कर रहे हो, अगर एम्पलीट्यूड ए है ना, और दो एम्पलीट्यूड हो जाते हैं यहाँ पे, A/2 और A/2, दो एम्पलीट्यूड हो जाते हैं, तो पहले एम्पलीट्यूड के लिए जो तोड़ते हैं हम लोग, इसको T/12 बोलते हैं। कितना बोलते हैं? T/12 बोलते हैं। याद रखेंगे, T/12 बोलते हैं, और जो बचा हुआ होता है वो T/6 होता है। कितना होता है? T/6। अभी के लिए इतना याद रखना है मुझे। क्या ये चीज मुझे समझ में आती है? पहले हाफ के लिए जो टाइम लगता है मुझे, वो T/12 होता है, ठीक है? T कितना होता है? T/12 होता है, ये याद रखेंगे हम लोग, T/12। और दूसरे वाले के कितना लगता है? T/6 लगता है। क्या इतनी बातें क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है? बोलो। हाँ सर। अब मैं एक काम करता हूँ ना यहाँ पे, ये मैं अगर डिनोमिनेटर सेम कर दूँ तो ये तो 12 हो जाएगा और ये 3T हो जाएगा। जब इसको इससे उड़ाओगे आएगा ना T/4। देखो ना, T/4 आ गया ना, तो T/4 को तोड़ने का दो तरीका हाँ है, सर। T/12 और T/6, ये समझा रहा था मैं। तो अगर ये समझ में आ गया है, क्लियर कर लूँ क्या? क्लियर ऑल माई ड्रॉइंग्स। हाँ चलो, तो अब अगर इतना समझ में आ गया है हम लोगों को, इतना समझ में आ गया है, तो फिर मुझे निकालना है, वो टाइम निकालना है ना, टाइम निकालना है। तो डायग्राम एक बार फिर से बना देता हूँ मैं आप लोग के लिए। ये वो डायग्राम है, ये वो डायग्राम है ऐसा, और बड़ा बड़ा बना दे, ऐसे बना दे, ऐसे, ठीक है? और यहाँ पे आपका पेंडुलम है, यहाँ पे आपका पेंडुलम है। यहाँ से जब वो यहाँ जाता है ना, यहाँ जाता है, ये डिस्टेंस होता है उसका ये डिस्टेंस होता है उसका b। ये डिस्टेंस कितना होता है उसका? b होता है। बचा हुआ डिस्टेंस कितना होता है उसका? b। पर थोड़ा ध्यान से देखोगे, मुझे जो आंसर आया है एम्पलीट्यूड, वो आया है 2v। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? A/2। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? A/2। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा? A/2। दोनों A/2 हो गए। मैंने आप लोग को बोला पहले हाफ के लिए जो टाइम लगता है, पहले हाफ के लिए जो टाइम लगता है वो कितना होता है? T/12 होता है, अभी के लिए याद रखोगे। दूसरे हाफ के लिए जो टाइम लगता है वो T/6 होता है। दूसरे हाफ के लिए जो टाइम लगता है T/6 लगता है। तो मैं यहाँ पे सीधा सीधा लिख दूंगा T/6। T/6 इज इक्वल टू मेरा मेन टाइम होगा, ठीक है? मेन टाइम जो होगा मेरा T/6 होगा। और T/6, टी की वैल्यू हमारी बुक में शायद से 2 पाई लिखी है, ठीक है? अपॉन 6 करना है, विच इज इक्वल टू पाई/3। तो पाई/3 सेकेंड्स लगेंगे मुझे, पाई/3 सेकेंड्स लगेंगे मुझे आंसर निकालने में, ठीक है? पाई/3 सेकेंड्स लगेंगे मुझे, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में, ये हमारा फाइनल आंसर है। अब इसको ना एक दूसरे तरीके से भी सिखा सकता हूँ मैं, थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करना। वेव के हिसाब से समझाने की कोशिश करता हूँ, समझो थोड़ा वेव के हिसाब से। अगर वेव के हिसाब से समझ गए तो और अच्छा। यहाँ से लेके यहाँ तक कैपिटल T होता है और आंसर तो 2 पाई आएगा,
मतलब एंगल कितना बनेगा 2 पाई। क्या इतना मुझे समझ में आता है? क्या ये बात मुझे समझ में आती है? हाँ सर। हाँ तो सर। अगर ये समझ में आ गया तो यहाँ तक के लिए मतलब t/2 के लिए एंगल कितना होगा? पाई। t/2 के लिए एंगल कितना होगा? पाई। अब मुझे बताओ, अगर t/2 समझ में आ गया है आप लोग को, t/2 समझ में आ गया है, तो t/4 के लिए आंसर कितना आएगा? t/4 के लिए आंसर कितना आएगा? π/2। π/2 π/2। π/2। तो तुम लोग अगर ध्यान से देखोगे ना, पहला जो आंसर है t और 2 पाई, मैं इसमें बस डिवाइड बाय 2 करते जा रहा हूँ, तो मेरा नया नया आंसर बनते जा रहा है। अब अगर मैं t/6 कर दूं, कितना कर दूं? t/6 कर दूं, ठीक है, t/6, यहाँ पे कितना आना चाहिए सोचो। मैंने क्या किया 4 को 6 करने के लिए, सोचो π/3। क्या किया रहेगा मैंने 4 को ये बनाने के लिए? π/3 राइट है वैसे। मुझे इसको 6 बनाना है 4 को, तो मैंने किस चीज से मल्टीप्लाई किया रहेगा? -2। क्या बोल रही लड़की? नो सर, सॉरी। t/4 को t/6 बनाया मैंने। तो एक्चुअली क्या किया मैंने इसके साथ कोई खेल नहीं खेला, मैंने इस t के साथ खेल खेला। मतलब इधर डिवाइड बाय 6 कर दिया, तो इधर भी डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा? 6 करना पड़ेगा ना। तो 2 पाई/6 कितना आएगा? π/3 आ जाएगा ना। तो ये भी एक तरीका है निकालने का। तो ऐसे आप आंसर निकालते हो π/3, जो आपके बुक में शायद से π/3 सेकंड्स दिया है, तो ऐसे आपका आंसर आता है। ये चीज क्लियर है? यही चीज क्लियर है? मैंने क्वेश्चन नंबर 22 बता दिया। क्वेश्चन नंबर एक बार हम लोग 20th क्वेश्चन में देख लेते हैं। आई होप ये जो बताया मैंने ये भी क्लियर है आप लोग को। अब मैं क्वेश्चन नंबर आ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर आ रहा हूँ, किस क्वेश्चन पे आऊँ मैं? क्वेश्चन नंबर 20th पे आता हूँ, जो कॉम्पोजिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक वेव पे है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन पे आते हैं। चलो, कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन नंबर है ये 20th क्वेश्चन। देखो 20th क्वेश्चन, आपकी टेक्स्ट बुक का 20th क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं अभी आप लोग को, ध्यान से देख लो। क्वेश्चन नंबर 20th क्वेश्चन एक बार मैं रीड कर लेता हूँ क्या लिखा है। लिखा टू पैरेलल ऐसा पार्टिकल determine the amplitude and force of the resultant SHM। रिजल्टेंट SHM का मुझे एम्पलीट्यूड चाहिए ना, एम्पलीट्यूड चाहिए। मतलब ये लोग मुझसे पूछने की कोशिश कर रहे हैं आप आर निकाल के बताओ, और इपोच, इपोच मतलब अल्फा होता है, मैंने तुम लोग को लास्ट टाइम बताया था। सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, जो गिवन इक्वेशन प्लस π/3, मैंने बोला 5 साइन 5, ये मेरा x1 की वैल्यू है, ठीक है, x1 इज इक्वल टू 5 साइन, आगे क्या है ब्रैकेट में 4πt, 4π ही है ना, 4πt प्लस π/3 प्लस π/3, ये पहली चीज है। और x2 की वैल्यू कितनी दी है? देखो x2 की वैल्यू कितनी है? x2 की वैल्यू है 3 साइन 4πt, 3 साइन 3 साइन 3 साइन 4πt प्लस ये है π/4, π/4। अच्छा, क्या आप लोग मुझे अभी अगर मुझे रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट तो वो 11th वाला ही फॉर्मूला आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, वेरी नाइस, मेरी लाइन ऐसा। तो ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला याद है आप लोग को? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉज, यहाँ पे क्या लिखा था मैंने? डेल्ट लिखा था। और डेल्ट का मतलब अगर आप लोग को याद है, तो इसको बोलते हैं हम लोग α1 माइनस α2। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं α1 की वैल्यू कितनी है? क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं α1 की वैल्यू कितनी है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ α1? अल्फा मतलब वैसे वो इनिशियल फेज होता है। क्या आप लोग को इनिशियल फेज नजर आ रहा है? क्या आप लोग को इनिशियल फेज नजर आ रहा है? यस और नो? यस और नो? अरे रे देवा, रे देवा, ये है ना α1, क्या कर रहे हो तुम लोग? ये α1 है, ये α2 है। ये आपका क्या है? α1 है, ये आपका α2 है। अच्छा, π/3 को अगर तुम लोग कन्वर्ट करना चाहते हो, π/3 मतलब 60 डिग्री होता है, और ये कितना होता है?
ये कितना होता है, पाई बाय 4 मतलब 45, सही लिख रहा हूँ मैं, 45। तो 60 माइनस 45 कितना आता है, 15 डिग्री आता है, 15। तो इसको मैं लिखना चाहूँ तो 15 डिग्री लिख लेता हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, कोई मुझे ना x1 में से, जो x1 लिखा है, इसमें मुझे a1 की वैल्यू बता सकता है, एनीवन? 5. ठीक है, a1 की वैल्यू 5। 5 है और a2 की वैल्यू ये है, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r की वैल्यू आ जाएगी 5 स्क्वायर कितना होता है 25, प्लस 3 स्क्वायर कितना होता है 9, 9. प्लस 9। इंटू a1 a2 मतलब 5 3 होता है यहाँ पे 15, और लास्ट में बचा है cos 15 डिग्री, cos 15 डिग्री आप लोग निकाल लोगे लॉग टेबल से, आप लोग के पास लॉग टेबल है तो लॉग टेबल निकालो, अभी आप लोग के पास अगर कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर निकालो, मेरे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है, इस कैलकुलेटर की मदद से निकाल के देख लेता हूँ कहाँ है मेरा साइंटिफिक कैलकुलेटर, अभी अभी लिया है मैंने। अरे दिख जा मेरे भाई, बेइज्जती कराएगा, दिख गया। तो यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ इसकी वैल्यू कितनी है, क्या निकालना है अपने को, cos 15 डिग्री ना, cos 15 डिग्री डिग्री में चाहिए अपने को। तो 0.9659 आ रहा है इसका आंसर। तो आप लोग क्या करोगे, इसकी जगह पे 0.9659 ये लिखोगे, और बस इससे इसका मल्टीप्लाई करोगे, फाइनल आंसर देख लेना कितना आता है, कितना आएगा ये हो जाएगा 25 और 9 कितना होता है 34 होता है ना, 34 प्लस 15 टू होता है 30, 30 और ये है 0.9651, तो 97 ले लेना। तो इसका वैल्यू निकाल लोगे, जो भी आंसर आएगा आपका फाइनल आंसर वही होगा। ये आपने आर निकाल लिया। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे, ये निकालना है ना अपने को, क्या निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है अपने को, निकालना है ये इपोच निकालना है ना। इपोच क्या होता है सर, इपोच निकालना है मुझे। अगर तुम लोग को याद है एक फॉर्मूला था, 10 डेल्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं बोल रहा था कि अल्फा 1 अल्फा 2 लिख लो, अपॉन में भी अल्फा 1 अल्फा 2 लिख लो, ये हो जाता है साइन अल्फा 1, ये हो जाता है साइन अल्फा 1, और यहाँ पे क्या लिखोगे, साइन अल्फा 2, सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है, आंसर निकालना और क्या, और ये हो जाएगा कॉज अल्फा 1। अच्छा ठीक है, मैंने कुछ गलत लिखा है, मैं उसको सही करता हूँ, और यहाँ पे आएगा कॉज अल्फा 2, कॉज अल्फा 2 क्या गलत लिखा है बता देता हूँ मैं तुम लोगों को, यहाँ पे एक्चुअली अल्फा 1 अल्फा 2 नहीं आएगा, माय बैड, यहाँ पे आएगा A1 A2, यहाँ पे आएगा A1 A2, बस वैल्यू पुट करना है, आंसर निकालना है, कितना आएगा देखो, A1 की वैल्यू कितनी दिख रही है 5 साइन अल्फा 1, साइन अल्फा 1, अल्फा 1 कितना होता है, अल्फा 1 दिख रहा है आपको पाई बाय 3 साइन 60, प्लस A2 कितना है 3, और साइन अल्फा 2, अल्फा 2 कितना है पाई बाय 4, तो साइन पाई बाय 4 ना, साइन पाई बाय 4, साइन पाई बाय 4, टोटल अपॉन A2 है फिर से आपका 5, और यहाँ मतलब A1 5 है, A2 आपका 3 है, यहाँ पे साइन कितना आएगा, इस बार साइन नहीं आएगा, इस बार कॉस आएगा, तो ये हो जाएगा आपका कॉस, ये हो जाएगा आपका पाई बाय 6, प्लस यहाँ पे आएगा कॉस पाई बाय 4, कॉस पाई बाय 3। अब इसका वैल्यू आगे निकालने की कोशिश करते हैं, साइन ये कितना पाई बाय 6 है ना, अच्छा पाई बाय 6 क्यों लिखा मुझे समझा नहीं, पाई बाय 3 लिखा है यहाँ पे, पाई बाय 3 है भाई, इसको 3 कर लेना, 3 मतलब 60 डिग्री ना, साइन 60 कितना होता है √3/2 ये होता है, ठीक है, यहाँ पे 3 इंटू साइन पाई बाय 4 मतलब साइन 45 कितना होता है 1/√2 होता है, 1/√2, टोटल अपॉन कितना आएगा, ये हो जाएगा 5 कॉस 60 कितना होता है 1/2 होता है, 1/2 प्लस 3 टाइम्स कॉस पाई बाय 4 कितना होता है, कॉस पाई बाय 4 मतलब वो फिर से 1/√2 होता है। बस इसको आप सॉल्व करोगे, वैसे आप सॉल्व किसको कर रहे हो, सॉल्व आप 10 डेल्ट को कर रहे हो, जब 10 डेल्ट को सॉल्व वगैरह कर लोगे तो फाइनली जो डेल्ट का आंसर आएगा वो आपको एग्जैक्टली जो बुक में दिया है वही आंसर आना चाहिए, दैट इज कितना दिया है ये लोगों ने बुक में, 54 डिग्री 23 मिनट्स कुछ दिया है, 54 डिग्री 23 मिनट्स दिया है, ठीक है, ये निकालना है। इनकेस किसी को नहीं समझा है 54 डिग्री 23 मिनट्स कैसे आएगा, उन लोगों के लिए बता दूं, सपोज करो देखो नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ, इसके लिए ध्यान से सुनना, इसको निकालते कैसे है, ठीक है, ये मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ, कैसे करते हैं वो दिखा देता हूँ, आप लोग को आ जाएगा।
यहाँ पे अगर मैंने लिखा सपोज करो अगर मैं ऐसा लिखता हूँ 10 डेल्ट इज इक्वल टू 10 डेल्ट इज इक्वल टू 1, तो आपको जो आंसर आएगा ना, ये जो आंसर आएगा ये आपको ये देखना है कि 10 की ऐसी कौन सी वैल्यू है जब मुझे आंसर 1 आता है। तो आप 10 डेल्ट को हाथ नहीं लगाते एक्चुअली, ठीक है, आप 1 के प्लेस पे 1045 लिखते हो। 1045 मतलब 10 पाई बाय 4, ये 10 से 10 उड़ जाता है, एक्चुअली उड़ता नहीं है, मैं कंपेयर करता हूँ, मतलब 10 के प्लेस पे तो 10 है ना, ये डेल्ट के प्लेस पे कौन है, पाई बाय 4, तो आप बोलते हो कि अच्छा डेल्ट का वैल्यू पाई बाय 4 आया, पाई बाय 4 का मतलब क्या होता है 45 डिग्री, ऐसे आंसर निकाला जाता है। अगर ये समझ गया है तुम लोगों को तो देखते हैं, मैं एक चीज और लिख लेता हूँ। यहाँ पे लिखा है मैंने साइन, ये 10th का पार्ट है शायद से, साइन थीटा इज इक्वल टू, जैसे अगर मैं तुम लोग के सामने साइन थीटा इज इक्वल टू, मैंने तुम लोग के सामने 1 लिखा, थीटा कितना आएगा, 90। थीटा आएगा 90। क्या सबको समझ में आता है ये? तो Yes, sir. अगर मैंने तुम लोग के सामने साइन थीटा इज इक्वल टू -1 लिखा है, साइन थीटा इज इक्वल टू -1 लिखा है, अब थीटा बता सकते हो कितना आएगा? 180। थीटा 180 आएगा, वेरी गुड, तो थीटा आएगा 180 डिग्री, रॉन्ग आंसर है। 270, जिसने भी 270 बोला वो राइट आंसर है, तो थीटा का आंसर आएगा 270 डिग्री। साइन 270 की वैल्यू -1 होती है, और साइन वाला ग्राफ इतना अच्छा ग्राफ बनता है, इतना अच्छा ग्राफ बनता है कि मुझे वैल्यू याद करने की भी जरूरत नहीं है। दिखा देता हूँ तुम लोगों को, ये वाला 0 वैल्यू है, ये वाला 90, ये 180, ये 270, और ये वापस से 2 पाई, ठीक है। देखो ये जो टोटल हाइट है, ये हाइट, इसको मैंने 1 लिया है, कितना लिया है 1, अगर ये +1 है तो नीचे कितना आएगा, अगर ये +1 है तो नीचे कितना आएगा, -1. अब थोड़ा सोच के देखते हैं। ये 0 वाला एंगल है, ये 90 वाला एंगल है, ये 180 वाला एंगल है, और ये कौन सा एंगल है, ये 270 वाला एंगल है, ये 270 वाला और लास्ट वाला 2 पाई, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी है 0, साइन 90 की वैल्यू कितनी है +1, साइन 180 की वैल्यू कितनी है, हाइट कितनी हो गई यहाँ पे 0, 0. साइन 270 की वैल्यू कितनी है, देखो साइन 270 की वैल्यू कितनी है -1, और -1. फाइनली साइन 2 पाई की वैल्यू कितनी है 2 पाई। तुम लोग ने यही ग्राफ तो किया था डिस्प्लेसमेंट के लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए यही तो ग्राफ किया था तुम लोगों ने, डिस्प्लेसमेंट का ऐसा आया था, फिर वेलोसिटी का तुम लोगों ने ऐसे निकाला था, फिर फाइनली तुम लोग ने एक्सेलरेशन का ऐसे निकाला था, याद आता है, याद आता है यस सर। हाँ सर। उसका? तो अगर वो समझ में आ गया तो इधर भी तुम लोग आंसर ऐसे ही निकालोगे। इसमें बस हम लोगों को लॉग टेबल की हेल्प लेनी पड़ती है, लॉग टेबल की हेल्प लेनी पड़ती है। इनकेस तुम लोग को आ गया लॉग टेबल निकालना तो वेरी गुड, नहीं आया तो हम लोग नेक्स्ट सेशन थोड़ा सा लॉग टेबल के ऊपर भी डिस्कशन कर लेंगे।